नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पैथोलॉजी 311 का जो 2021-22 का जो पेपर था उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उसके सही आंसर क्या होंगे उनके बारे में हम आज जानने का प्रयास करेंगे। और इससे पहले हमने जो 2021-22 का जो पेपर था उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 इनके अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि हमें किस प्रकार से किस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से देना है और उससे साथ में जो भी रिलेटेड जो भी टर्म थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो 3 प्रश्न पूछे गए थे उनका विस्तार से हम चर्चा करेंगे और उनका एक एनालिसिस करेंगे कि उससे रिलेटेड और अगर प्रश्न आ जाते हैं तो उनका आंसर हम किस प्रकार से देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या आया था उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 जो आया था 2021-22 के अंदर, तो उसके अंदर प्रश्न आया था गन्ना, 2 फसल का नाम दे रखा गन्ना व कपास का आईडीएम मॉड्यूल्स तैयार करें, यह प्रश्न आया हुआ था। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आईडीएम मॉड्यूल्स कहते किसे हैं। तो आईडीएम मॉड्यूल का अर्थ होता है, आईडीएम का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। क्या होता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, या इसमें हिंदी में मैं बताऊं तो समन्वित रोग प्रबंधन। समन्वित रोग प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, तो रोग नियंत्रण की उन सभी विधियों को इस प्रकार से उपयोग में लेना कि हमारा जो रोग है उसका भी नियंत्रण हो जाए और हमारे जो फसल है वो भी सुरक्षित रह जाए, और साथ ही साथ ना ही हम पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो, ना ही आर्थिक नुकसान और ना ही हम कह सके सामाजिक नुकसान। इस प्रकार का जो समन्वय होता है उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम समन्वित रोग प्रबंधन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि हमने आईडीएम के जो मेथड देखे थे उसके अंदर फिजिकल मेथड देखा था, कल्चरल मेथड देखा था, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल, और एक देखा था हमने होस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इन 5 मेथड के बारे में देखा था। तो इनका हमें इस प्रकार से यूज करना है कि हमारा डिजीज भी कंट्रोल हो जाए, फसल को भी कोई नुकसान नहीं हो, साथ ही साथ में हमारा इन्वायरमेंट वो भी अच्छी तरह से बना रहे, बैलेंस बना रहे उसके अंदर, और साथ ही साथ इकोनॉमिक और सोशल हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इन सभी को हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। और जब इन सभी को एक तरह से साथ में अपनाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम उसको मॉड्यूल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉड्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 आया था उसके अंदर प्रश्न आया था गन्ना व कपास का आइडिया मॉड्यूल तैयार करना है, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको इन दोनों फसलों में से केवल एक फसल का आइडिया मॉड्यूल बनाकर दिखाऊंगा, और किस प्रकार से मॉड्यूल बनाना है उसके अंदर 4 स्टेप फॉलो की जाती है, उन स्टेप को भी हम देखेंगे। लेकिन मैं इसमें से केवल एक फसल के बारे में बताऊंगा आपको, और आपके सिलेबस में लगभग ऐसी 10 फसलें दे रखी है जिनका हमको आइडिया मॉड्यूल बनाना है, ठीक है ना। तो सभी फसलों का पैटर्न सेम रहेगा, उसके अंदर डिजीज चेंज हो जाएगी और उनके अंदर जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं आपको इनमें से एक के बारे में बताऊंगा। मैं आपको जो कपास की जो फसल है इसके अंदर हम आइडिया मॉड्यूल किस प्रकार से बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। उससे पहले इसके बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि हमें आइडिया मॉड्यूल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को पहले प्रायोरिटी देनी है, किन चीज़ों को बाद में हमको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका मैं पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूँ शॉर्ट के अंदर आपको। उसके बाद में हम कपास के अंदर आइडिया मॉड्यूल किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे। सेम जैसे हम कपास का बनाते हैं प्रोसेस सभी की सेम रहेगी। और लास्ट में मैं आपको ये मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको जो 10 फसलें दे रखी हैं उनके बारे में जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए कि ये तो हमें पेपर के अंदर लिख के आनी है, वो सारी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो सभी साथी इधर ध्यान देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। तो आइए चर्चा करते हैं कपास के अंदर आइडिया मॉड्यूल। तो इसके सबसे पहले हमें आइडियम मॉड्यूल बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले ये देखेंगे। बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो आइडिया मॉड्यूल बनाते समय हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी भी फसल का अगर हमें आइडिया मॉड्यूल बनाना है डिजीज मैनेजमेंट के लिए तो उसके लिए हमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर फर्स्ट, इनमें से 4 चीज़ें कौन कौन सी ध्यान रखनी है। नंबर फर्स्ट हमें याद रखनी है उस जो भी फसल है हमारी उस फसल की बीमारियां कौन कौन सी, उस फसल की बीमारी के बारे में पता हो, के बारे में पता हो, ठीक है ना। जैसे हम बात करें कपास की बात करें तो जो कपास है उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां लगती है उनके बारे में हमको लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, जैसे मैं बात करता हूँ कपास में मोस्टली कई सारी बीमारियां लगती है, लेकिन हमें 2 से 3 बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें कपास के अंदर जो मेजर जो बीमारी लगती है, कपास के अंदर विल्ट डिजीज लगती है, कपास के अंदर वायरल डिजीज लगती है, एक लगती है कपास के अंदर जीवाणु हमारी बीमारी लगती है। इन तीनों का हमें इसके अंदर नाम लिखना है और ये किसकी वजह से हो रही है, जीवाणु की वजह से हो रही है, कवक की वजह से हो रही है, उनके बारे में हमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें लिखना है, ये हो जाएगा हमारा पहला पॉइंट आइडिया मॉड्यूल बनाते समय। और नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर हमें आइडियम की सारी विधियों के बारे में पता हो,
ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो आईडीएम मॉड्यूल बनाते समय आईडीएम की जो सारी विधियां हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब ये सारी विधियां कौन कौन सी हो जाएगी, तो सारी विधियां हो जाएगी हमारे फिजिकल मेथड हो जाएगा, यानी कि भौतिक विधि हो जाएगी, कल्चरल मेथड हो जाएगी, कर्षण विधियां हो जाएगी, और एक हो जाएगा हमारा बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारे केमिकल मेथड। तो ये हमारे चारों जो मेथड है ये हमको पता होना चाहिए। एक आता है इसके अंदर प्लांट होस्ट रेजिस्टेंट, PHR। ये प्लांट होस्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, ये अलग टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो इन चारों मेथड के बारे में पता होना चाहिए और इन चारों को हमको सीक्वेंस से लिखना है। तो जो अगली जो स्टेप हो जाएगी वो आईडीएम मॉड्यूल बनाते समय वो हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी जो ये मेथड है इनका हमें क्या करना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो अगली जो चौथी जो स्टेप हो जाएगी वो हो जाएगी, पहले में तो क्या करना, बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमें आईडीएम की जो सारी विधियां हैं उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तीसरे में। और चौथा में हो जाएगा, इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कंप्लीट आईडीएम मॉड्यूल तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कंप्लीट आईडीएम मॉड्यूल तैयार हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। कौन कौन से, सभी इधर ध्यान देना। पहला हमें बीमारी के बारे में पता होना चाहिए, जिस फसल का भी हम आईडीएम मॉड्यूल बना रहे हैं उसका हमें बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में जो आईडीएम की जितनी भी मेथड है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। आईडीएम की जो मेथड थी इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको डिटेल से बताया था, फिजिकल के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, कल्चरल के अंदर कौन कौन से आते हैं, बायोलॉजिकल के अंदर और केमिकल के अंदर कौन कौन से आते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। उसके बाद में इन्हीं स्टेप को जो मेथड थे इन्हीं को हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। और उसके बाद में क्या करना है, कंप्लीट आईडीएम मॉड्यूल हमारा तैयार हो जाएगा। और अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप की जगह अगर जो ये स्टेप नंबर 2, 3 और 4 दे रखी है, अगर इनको और टर्म में लिखना चाहो तो इनकी जगह आप लिख सकते हो जो हम आईडीएम मॉड्यूल बनाएंगे वो किसके सापेक्ष बनाएंगे। तो पहले सीड के सापेक्ष बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे सोइल के सापेक्ष बनाएंगे, और उसके बाद बनाएंगे हम फील्ड के सापेक्ष, फील्ड के सापेक्ष बनाएंगे। या तो आप इनकी जगह ये भी लिख सकते हो या फिर सीड सोइल फील्ड की जगह आप ये चारों चीजें लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनको किसके सापेक्ष बना रहे हो। मैं आपको दोनों के सापेक्ष बना के बताऊंगा। हम इसके सापेक्ष देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि आईडीएम मॉड्यूल बनाते समय जो ये इधर वाला जो स्टेप है ये स्टेप कहाँ पर फॉलो होगी वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम कपास की जो फसल है उसका एक विस्तार से देखते हैं कि आईडीएम मॉड्यूल हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ताकि आपको ये आईडीएम मॉड्यूल किस प्रकार बनाया जाता है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कपास का आईडीएम मॉड्यूल हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो कपास का आईडीएम मॉड्यूल बनाते समय हम वो स्टेप को फॉलो करेंगे। कौन सी, सबसे पहले हम कपास की कौन कौन सी डिजीज है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कपास का आईडीएम मॉड्यूल, ठीक है ना। कपास का आईडीएम मॉड्यूल, तो कपास के अंदर वो का वही देखना, पैटर्न वो का वही रहेगा सभी के अंदर सेम। सबसे पहले इनके बारे में, डिजीज के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कपास की बीमारी। कपास की बीमारी, ठीक है ना। कपास की बीमारी के बारे में देखें तो कपास की मेनली हमको तीन से चार बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट बात करें कपास की कौन कौन सी बीमारियां लगती है कपास के अंदर, तो इसके बारे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लिखनी, ज़्यादा विस्तार से लिखना नहीं है। इसके अंदर केवल हमें पहले तो डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम बात करें कपास के अंदर एक तो लगती है विल्ट। कपास के अंदर कौन सी लगती है, विल्ट डिजीज लगती है। इसका अगर कारण पता हो कि आपको किससे लग रहा है, कवक से लग रहा है, जीवाणु से हो रही है, किससे हो रही है, तो वो भी लिख देना आप। जैसे हम बात करें जो कपास के अंदर जो विल्ट डिजीज जो लगती है ये किससे होती है, तो ये कवक से होती है, जिसका नाम है क्या, फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम पूरा नाम लिखना चाहते हो तो लिख लेना, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी मालवेसियरम, सॉरी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम वेराइटी इन्फेस्टांस, ठीक है ना। ये इसका रोग कारक होता है। अगर आपको ये रोग कारक का नाम याद नहीं हो तो आप क्या लिखोगे, विल्ट से होता है, ये हम सभी जानते हैं। और अगर आपको ये रोग कारक पता नहीं है तो विल्ट क्या है ये इतना तो आपको पता है, जीवाणु है, कवक है, वायरस, तो ये आप इसमें लिख देना कोष्टक के अंदर। ये हो जाएगी कवक जनित बीमारी। ये किस प्रकार की बीमारी है, तो कवक जनित बीमारी है, ठीक है ना। इतना लिखा। अगर बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत और पता हो तो वो और भी लिख सकते हो आप। जैसे बात करें विल्ट, पहले किस प्रकार की बीमारी, कवक जनित बीमारी है, फ्यूजेरियम से होती है। और यह जो विल्ट जो डिजीज होती है ये किस प्रकार की है, सोइल बोर्न डिजीज है, यानी कि मर्दा के अंदर रहता है। ये जो विल्ट होता है ये मर्दा के अंदर रहकर पाया जाता है। और बात करें ये सबसे अधिक किस प्रकार की मर्दा के अंदर नुकसान पहुंचाता है, तो कपास के अंदर जो ब्लैक जो सोइल होती है, ब्लैक सोइल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको आईडीएम मॉड्यूल बनाते समय जो बीमारी है उस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर विल्ट के बारे में बताया, विल्ट के बारे में जितना ज़्यादा आपको पता होगा वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी होगी। मेनली तो 3 चीज़ें तो लिखनी है। विल्ट क्या होता है, किससे मतलब कवक है, जीवाणु है, उसके बारे में लिखना है। फिर किस प्रकार की बीमारी है, या सोइल बोर्न है या फिर सीड बोर्न है, या फिर एयर सीड और सोइल किस प्रकार, एयर और सोइल या फिर सीड बोर्न किस प्रकार की है। उसके बाद में लिखना है कि ये उसका रोगजनक कौन है, पैथोजन कौन सा है, उसका पूरा नाम लिखना है, वो हमको पता होना चाहिए। और भी अगर लिखना चाहो तो कि फ्यूजेरियम किस प्रकार का यह फंगस होता है,
फैकुलेटिव होता है, ओब्लिगेट होता है, पैरासाइट होता है, किस प्रकार से रहकर ये नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी अगर आपको पता हो तो वो भी लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर सेकंड बीमारी की बात करें हम, तो इसके अंदर लगता है जीवाणु अंगमारी। जीवाणु अंगमारी एक बीमारी लगती है कपास के अंदर, जिसको हम, इसके 2-3 नाम होते हैं। इसको ब्लैक आर्म डिजीज के भी नाम से जाना जाता है, और जो बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हम कह सकते हैं कपास का कोणी अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो इसके कई सारे उपनाम होते हैं, वो हमें नहीं देखना, हमें केवल जीवाणु अंगमारी नाम याद रखना है। और इसका जो रोग कारक होता है वो कौन होता है, तो वो रोग कारक होता है जीवाणु। तो ये हम कह सकते हैं ये जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है ना, जीवाणु जनित बीमारी हो जाएगी। और साथ ही साथ में इसके बारे में 2 से 4 पॉइंट अगर आपको पता है तो वो लिखना है। तो हम बात करें जीवाणु, किस जीवाणु से होती है, तो यह है जो ये बीमारी होती है जेंथोमोनास नामक जीवाणु से होती है। अगर इसके अंदर भी आप स्पीसीज देखना चाहते हो तो जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस वेराइटी मालवेसी एरम हो जाएगी। कौन सा, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस वेराइटी मालवेसी एरम हो जाएगा, क्योंकि जो कपास होता है ये मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो पूरा नाम लिखना चाहो तो हो जाएगा जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस वेराइटी मालवेसी एरम हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें, ये जेंथोमोनास जो जीवाणु किस प्रकार का होता है, तो ये ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है। और साथ ही साथ किस प्रकार का होता है, तो छड़ाकार होता है। और साथ में और किस प्रकार का होता है, तो ये कैसा होता है, तो यह बीज जनित होता है, बीज प्लस सॉइल के अंदर ये रहकर फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमको इसके बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं हो तो आप केवल क्या लिखोगे, कपास के अंदर विल्ट बीमारी होती है, जीवाणु अंगमारी बीमारी होती है, जीवाणु जनित होती है, ये कवक जनित होती है, बस इतना लिखकर छोड़ देना है। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़े तो अगली जो बीमारी आती है वो आती है कपास की वायरस जनित। कौन सी बीमारी आती है, कपास की वायरस जनित बीमारियां आती है। इसकी किससे होती है, तो वायरस के द्वारा होती है, और इसको फैलाने का काम भी एक वेक्टर होता है वो करता है। तो ये जनरली तीन बीमारी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम इस टाइप से लिख कर आएंगे तो हमारा जो पहला जो स्टेप होता है मॉड्यूल बनाने का, वो पहली स्टेप इसके अंदर कंप्लीट होती है। अब ये जो बीमारी होती है, इन बीमारी को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं वो हमको देखना है, ठीक है ना। अब हम ये सारी बीमारी हमने देख ली कि हमको पता चल गया कि कपास के अंदर विल्ट हो रही है, कपास के अंदर जीवाणु अंगमारी हो रही है, कपास के अंदर वायरस जनित कोई बीमारी लग रही है। अब इन बीमारी को रोकने के लिए हम कौन कौन से स्टेप कदम उठा सकते हैं। तो किसी भी बीमारी का अगर हमें रोकना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस प्रकार से हम सोविंग करते हैं उसका हार्वेस्टिंग तक चलते हैं। जैसे हम सबसे पहले सीड लेकर आते हैं मार्केट से और सीड की सोविंग करती है, तो हम क्या करेंगे, जो सीड है उसको हम सीड को किस प्रकार से ट्रीट करें कि वो उसके अंदर किसी प्रकार की डिजीज नहीं लगे। मान लीजिए अब सीड वाला पार्ट निकल गया और हमने सोविंग कर दी, सोविंग करने के बाद में हम खेत में जाते हैं और खेत में अगर हमें बीमारी का सिम्टम दिखाई देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कल्चरल प्रैक्टिस के माध्यम से जो भी डिजीज है उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं वो कदम उठाएंगे। लास्ट में हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग से पहले क्या करते हैं, अगर डिजीज और लार्ज लेवल पर हमको दिखाई देती तो हम केमिकल का छिड़काव करते हैं। तो इस प्रकार से हमको स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे बढ़ते हुए डिजीज को कम करना है और हमारी जो फसल है उसको बचाना है और हमें आर्थिक जो नुकसान होता है उससे हमको बचना है, ठीक है ना। ये पूरा जो सिस्टम होता है ये हमारा आइडिया मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। तो अब हमारा जो पहला स्टेप था वो कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम इसी प्रकार से हमें गन्ने का जो भी डिजीज है वो लिखनी है। जैसे गन्ने की मैं आपको फिलहाल नाम बता देता हूँ, उसके बाद में जैसे कपास का कंप्लीट होगा उसके बाद में जो आपके सिलेबस में 10 जो फसल दे रखी है उनके डिजीज के नाम बता दूंगा और किनकी वजह से हो रही वो बता दूंगा। तो आप डिजीज को पढ़ लेना, उसके बाद में फॉर्मेट सभी का सेम रहेगा। जैसे गन्ने की बात करें तो गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग होता है। इसके अतिरिक्त गन्ने के अंदर ग्रासी, इसमें एक लगता है गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग होता है, एक होता है गन्ने के अंदर रेड स्ट्रिप डिजीज लगती है, एक लगता है गन्ने के अंदर वही पे स्मट लगता है और एक लगता है ग्रासी स्टंट लगता है जो माइकोप्लाज्मा से होता है। तो गन्ने के अंदर 4 बीमारियां होती है। ये मैं इनके नाम बता दूंगा, आपको लिखवा दूंगा लास्ट में, तो आप उसमें से देख लेना, ठीक है ना। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसका अब मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं कि जो विल्ट डिजीज है इसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, जीवाणु जनित और वायरस जनित बीमारी का हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था, इससे पहले जो मैंने आपको स्टेप पढ़ाई थी मैंने उसमें आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अब हमारे जो डिजीज के जो भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देखा। अब हम इसका मॉड्यूल बनाया था, तो मॉड्यूल बनाने के लिए मैंने आपको सेकंड स्टेप बताई थी। जो भी आईडीएम की जो भी मेथड थी उन मेथड को हमको यहाँ पर काम में लेना है। आईडीएम की कौन कौन सी मेथड थी, फिजिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल और एक हो जाएगा हमारे केमिकल। ये तीनों मेथड को, चारों मेथड को काम में लेना है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, मैंने जो आपको ये 4 मेथड के नाम बताए थे, फिजिकल हो गया, इसके अतिरिक्त हम बात करें कल्चरल हो गया, इसके अतिरिक्त हम बात करें बायोलॉजिकल और इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एक हो जाएगा केमिकल, ठीक है ना। इनमें से जो शुरू की जो 3 मेथड हैं, फिजिकल और ये कल्चरल, इनको साथ में लेना है हमको और उसके बाद में बायोलॉजिकल और जो केमिकल है इन दोनों को अलग अलग हमको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो तब जाकर हमारा मॉड्यूल है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कपास में जो रोग नियंत्रण की जो विधियाँ हैं या प्रबंधन है उनमें हम देखते हैं सस्य विधियां, ठीक है ना। सस्य विधियां यानी कि हम किस प्रकार से रोग को हम जो कल्चरल और हमारे जो फिजिकल मेथड है उनसे हम किस प्रकार से रोग को हम रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सस्य विधियों के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सबसे पहले हम जानते हैं जो फ्यूजेरियम जो फंगस है वो किस प्रकार का है, सोइल बोर्न होता है, यानी मृदा के अंदर रहकर वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि जो अगर वन लाइन के अंदर आपसे न्यू टाइप के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि जो विल्ट जो डिजीज होती है वो कपास के कौन से पार्ट को नुकसान पहुंचाती है, तो जो कपास कॉटन के अंदर जो हमारा संवहन ऊतक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं वेस्कुलर बंडल जो टिश्यू, वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, उनको नुकसान पहुंचाता है। अगर इनमें से अभी पूछा जाए कि जो फ्लोएम होता है उनको ये नुकसान पहुंचाता है, और फ्लोएम के अंदर एक अगर उसको हम पौधे को काट कर देखते हैं तो काटने पर हमें एक मेलानिन वर्णक दिखाई देता है जो कि काले रंग का होता है। ये इसके सिम्टम की पहचान होती है, मेन सिम्टम इसका ये होता है, ठीक है ना, विल्ट डिजीज का। तो इसमें क्या करेंगे हम, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा इसका थ्योरी आप लिख लेना कि कपास के नियंत्रण के लिए हम जो भी विल्ट डिजीज जो होती है वो सोइल बोर्ड डिजीज होती है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म गहरी जुताई, ठीक है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट हो जाएगा गहरी जुताई करेंगे, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करेंगे। नंबर सेकंड बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर जो भी फसल अवशेष है, फसल अवशेष को, जो भी हमारे फसल अवशेष है उनको हम जलाएंगे, या फिर जो भी हमारे फसल अवशेष हो या तो उनको जला देंगे या फिर उनको गहरा गड्ढा खोद के हम वहां पर गाड़ देंगे जमीन के अंदर, ठीक है ना। दूसरा स्टेप ये हो जाएगा। और नंबर तीसरा स्टेप ये हो जाएगा इसके अंदर फसल चक्र, फसल चक्र अपनाएंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर जो भी हमारा सीड है, जो बीज प्रमाणीकरण उपयोग में लेंगे, यानी कि जो सर्टिफाइड जो सीड होते हैं उनका उपयोग करेंगे, तो उनके अंदर स्वतः ही हमारे जो भी विल्ट डिजीज है या फिर हम कह सकते हैं जीवाणु हमारी जो बीमारी वो उनके अंदर नहीं होती, ठीक है ना। नंबर फिफ्थ की बात करें तो नंबर फिफ्थ क्या करेंगे, हम फसल अवशेष को जला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर खरपतवार या फिर हम कह सकते हैं रॉगिंग की सहायता से अनावश्यक पौधे हटा देंगे, अनावश्यक पौधे हटा देंगे, ठीक है ना। रॉगिंग की सहायता से हम क्या करेंगे, अनावश्यक पौधे हटा देंगे। और नंबर 6 की बात करें, नंबर 6 हो जाएगा इसके अंदर जो हम क्या करेंगे, उसके बाद में रॉगिंग की सहायता से हम अनावश्यक पौधों को हटा देंगे। और जो भी कपास के अंदर इन्फेक्शन पार्ट होगी, जैसे हम बात करें अगर कोई रोगी पौधा हमको दिखाई दे रहा है तो वहां से उसको खेत से हटा देंगे। तो हम क्या करेंगे, रिमूव क्या करेंगे, जो भी इन्फेक्शन पार्ट है, संक्रमित भाग हटा देंगे, हटाना, जो भी संक्रमित भाग है उसको वहां से हटा देंगे। तो ये 6 जो मेथड है ये हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे ये सस्य कल्चरल मेथड और फिजिकल मेथड दोनों इसके अंदर हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। और सस्य विधि इसके अंदर हम कल्चरल मेथड के अंदर ये सारी चीजें अपना सकते हैं। कपास के अंदर जो भी विल्ट डिजीज, जो भी जीवाणु बीमारी या फिर वायरल डिजीज है उसको इनकी सहायता से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये होता है हमारे कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आता है, ठीक है ना। सस्य विधियों को हम हिंदी में कल्चरल प्रैक्टिस या फिर सॉरी इंग्लिश में कल्चरल मेथड या कल्चरल प्रैक्टिस के नाम से जानते हैं। तो ये सारा हमारे 6 मेथड हो जाएंगे। और भी कई सारे मेथड होते हैं लेकिन मेनली ये 6 तो हमको पता होने चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन से, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए, आप इसको पूरा लाइन के अंदर लिख के आना, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे विल्ट बीमारी नहीं हो पाएगी। फसल अवशेष को हम जला देंगे, फसल चक्र अपनाना चाहिए, बीज प्रमाणीकरण का उपयोग करना चाहिए, रोगी की सहायता से अनावश्यक पौधों को हटा देंगे और रिमूव संक्रमित भाग को हटा देंगे। इसके अतिरिक्त और बात करें जो विल्ट डिजीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो विल्ट डिजीज है वो किसमें लगती है, कपास के अंदर जो ब्लैक जो सोइल होती है उसके अंदर लगती है। तो हम क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन उसी को बदल देंगे, यानी कि अगर ब्लैक सोइल ज्यादा है तो उसके अंदर अगर हम रेतीली मृदा डाल देंगे या जो सैंडी जो सोइल होती है वो डाल देंगे उसके अंदर, तो थोड़ा जो उसका ब्लैक जो सोइल होती है उसका कॉम्बिनेशन थोड़ा बिगड़ जाएगा। बिगड़ने की वजह से वो जो विल्ट होता है वो उसमें थोड़ा नुकसान कम पहुंचा पाएगा। तो उसके अंदर हम दूसरी सोइल डाल देंगे तो उसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन बदल जाएगा, तो वो हमारी थोड़ी दोमट टाइप की सोइल हो जाएगी, तो उसमें थोड़ा वो कम नुकसान पहुंचाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, जो कपास की जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन उसी को पूरा चेंज कर देंगे, यानी कि अगर ब्लैक सोइल कपास के लिए अच्छी रहती है तो उसमें से थोड़ा हम कपास की जो बुआई का जो समय उसको परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर हम जो सोइल है उसको चेंज कर देंगे, या फिर कपास का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी कि अगर उसको ब्लैक सोइल अच्छी लगती है तो वहाँ से उसको रिमूव करके हम दूसरी सोइल में उसको लगा देंगे, तो ब्लैक जो विल्ट डिजीज है उसका प्रकोप कम हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये और अदर मेथड होते हैं, सोइल को चेंज कर सकते हैं या फिर हम उसके अंदर कोई मृदा सुधारक कारक डाल सकते हैं, तो ये भी हमारे कल्चरल मेथड के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2-3 और आप इसके अंदर लिख लेना। कल्चरल मेथड हो जाएगा, एक हो जाएगा कि जो उसकी जो ज्योग्राफिकल जो कंडीशन होती है उसको थोड़ा हम बदल सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसी कई सारी वेरायटी आएंगी है जो दूसरी सोइल के अंदर भी उगा सकते हैं हम उनको। पर्टिकुलर ब्लैक सोइल उनके लिए प्रेफर होती तो है, लेकिन उसके अलावा जो भी सैंडी सोइल होती है, सिल्ट जो सोइल होती है, क्ले जो सोइल होती है, उनके अंदर भी हम उनको कपास को अच्छे से वृद्धि करवा सकते हैं। तो ये होती है सस्य विधियाँ। उसके बाद हम देखते हैं अगली विधियाँ, उसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजिकल मेथड कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल।
बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें इसके अंदर, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे हो जाएगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार की बीमारी लग रही है उसके प्रति प्रतिरोधी जो भी किस्में होंगी उनका प्रयोग करेंगे। तो अगला जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जैविक नियंत्रण, जैविक प्रबंधन, ठीक है ना। ये हो जाएगा जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में हमको क्या मेंशन करना है, तो जैविक प्रबंधन के अंदर हम किस प्रकार से हम रोग के नियंत्रण के लिए जो भी बायोलॉजिकल जितनी भी चीज़ें होती है, चाहे किसी सूक्ष्मजीव का प्रयोग कर रहे हैं या फिर सूक्ष्मजीव से निकला हुआ कोई पदार्थ हो सकता है, विषैला पदार्थ, उसका यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सब हमारे बायोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोग प्रतिरोधी किस्म का यूज़ करेंगे। रोग प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी हो जाएगी, तो हम बात करें इसमें हो जाएगी वीरनार हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, वीरनार। रोग प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी हो जाएगी, तो वीरनार हो जाएगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें रोग प्रतिरोधी किस्मों में वीरनार, और इसी के साथ हो जाएगी हमारे वीरनार हो जाएगी, जयाधर हो जाएगी, जयाधर हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारे विजय आदि, ठीक है ना। और कई सारी किस्में होती है, लेकिन मेनली हमें 2 से 3 वैरायटी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों में हम वीरनार, जयाधर, विजय इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नंबर 2 हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम किसका यूज़ करेंगे, जो ट्राइकोडर्मा, जो मित्र फफूंद है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद, मित्र फफूंद का यूज़ करेंगे। खेत के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमें सॉइल ट्रीटमेंट करना है इसका, तो इसके लिए हमें मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ेगी, लगभग 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम ट्राइकोडर्मा मार्केट से परचेज करेंगे, और उसको गोबर की खाद के साथ में या फिर रेत में मिलाकर सॉइल के अंदर डाल देंगे, तो वो हमारे स्वतः ही क्या करेगा, ये जो ट्राइकोडर्मा है ये विल्ड डिजीज़ या फिर जो भी ये बीमारी लग रही है उनके प्रति ये प्रतिरोधी का काम करेगा, जिससे हमारी फसल के अंदर इनका नुकसान नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर ट्राइकोडर्मा का यूज़ करेंगे, रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ में हम बात करें नेक्स्ट, तो इसके अतिरिक्त हो जाएगा हमारे, इसके अलावा और हो जाएगा हमारे इसमें विजय हो गया, वेरूम हो गया। इसके अतिरिक्त एक याद रखना, इसके अंदर हम और यूज़ कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधी किस्में हो गई, ट्राइकोडर्मा, मित्र फफूंद हो गया। अगर इसमें आपको डोज पूछे तो वो याद रखना 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है ना। ये किसमें यूज़ करना है हमको, खेत में। और अगर ये कहीं ट्राइकोडर्मा का अगर हमें पूछा जाए सीड ट्रीटमेंट में, ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है किसमें, सीड ट्रीटमेंट में, तो उसके लिए हम जो डोज रखेंगे वो रखेंगे 4 ग्राम, 4 ग्राम प्रति किलो सीड, ठीक है ना। 4 ग्राम से लेकर 6 ग्राम प्रति किलो बीज हम इसका बीजोपचार करेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 मेथड आते हैं हमारे किसके अंदर, जैविक प्रबंधन के अंदर, यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा जो दूसरा स्टेप तीसरा जो स्टेप होता है, जो हमने स्टार्टिंग में जो मॉड्यूल के जो स्टेप देखे थे उसके अंदर जो चौथा जो स्टेज है वो ये है कि हम किस प्रकार से आईडीएम के जो विधियाँ हैं उसके अंदर बायोलॉजिकल मेथड का हम किस प्रकार से यूज़ करके हम अपने जो भी डिजीज नुकसान पहुंचा रही है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा मेथड होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं अगला कौन सा, रासायनिक विधि से हम किस प्रकार से कपास के अंदर जो भी बीमारी लगती है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, तीसरी हो जाएगी रासायनिक प्रबंधन। कौन सा हो जाएगा, रासायनिक प्रबंधन, ठीक है ना। तो रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो इसके अंदर हमको किसका यूज़ करना है, केमिकल का यूज़ करना है, और केमिकल की सहायता से हम आसानी से हमारे रोग का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो केमिकल हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे हम बात करें थायरम हो गया, कैप्टान, थायरम कैप्टान इनका सॉरी थायरम और जो कैप्टान होता है इसका क्या करना है हमको, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट करना है। थायरम और कैप्टान से हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो कार्बेंडाजिम, जो कार्बेंडाजिम जो केमिकल होता है ये क्या करता है, तो इसका हमको क्या करना है, भुरकाव करना है किसमें करना है, सोइल के अंदर, ठीक है ना। तो ये दूसरा केमिकल हो जाएगा कार्बेंडाजिम। थायरम कैप्टान से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे और कार्बेंडाजिम का उपयोग हम भुरकाव करेंगे सोइल के अंदर। जो हमारी जो सोइल होती है उसमें हम ड्रेंचिंग यानी गड्ढा खोदेंगे, और जहाँ पर जनरली हम जानते हैं जो विल्ट होती है जो जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, तो हम क्या करेंगे, जड़ का आसपास क्षेत्र थोड़ा जो गड्ढा है उसको खोद के उसके बाद में इसमें कार्बेंडाजिम से उसको ट्रीट कर देंगे, तो वो हमारे उसका जो विल्ट जो फंगल है उसका इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। नंबर 3 बात करें तो नंबर 3 हो जाएगा अब ये तो हो गया विल्ट के लिए हो गया। अब हम बात करें जीवाणुजनित जो बीमारियाँ होती है, जीवाणुजनित बीमारी के लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हो गया, एग्रोमाइसिन
यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कहीं पे भी अगर आपको जीवाणु जनित बीमारियां दिखाई दे तो उसके लिए हम स्टेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एग्रोमाइसिन का यूज़ करेंगे, जिसके पीछे ऐसा इन या फिर साइन जैसा शब्द लगे हो ना, वो केमिकल का यूज़ हम जीवाणु जनित के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो कवक के लिए किस केमिकल का यूज़ करेंगे, सीड ट्रीटमेंट के लिए, और सॉइल के अंदर बुरकाव करना है तो उसके लिए हम ये केमिकल यूज़ करेंगे। जीवाणु जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए स्टेप्टोसाइक्लिन, एग्रोमाइसिन का यूज़ करना है। नंबर 4 की बात करें, अगर कोई भी वायरस जनित बीमारी है, वायरस जनित बीमारी किसी भी प्रकार की अगर वायरस जनित बीमारी है तो उनके लिए हमें यूज़ करना है इमिडाक्लोरपिड, और एक हो जाएगा इसमें इमिडाक्लोरपिड, एक हो जाएगा इसमें डाईमिथोएट, ठीक है ना, इसका यूज़ करना है, ठीक है ना। तो वायरस जनित बीमारी के लिए 2 का यूज़ करना है, इमिडाक्लोरपिड और डाईमिथोएट का यूज़ करना है। और जनरली जो इमिडाक्लोरपिड है ये किसको कंट्रोल करता है, जो भी वेक्टर होता है ना, वायरस जनित बीमारी जितनी भी होती है उनका एक वेक्टर होता है, तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इमिडाक्लोरपिड का यूज़ करते हैं। तो ये हम केमिकल का यूज़ करेंगे। इसी के साथ हमारा जो कपास का जो आइडियम जो मॉड्यूल जो होता है वो कंप्लीट होता है। किस प्रकार से बनता है वो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म बता दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिजीज़ के बारे में लिखना है, जो भी डिजीज 2-3 जितनी भी आपको पता है उनके बारे में लिखना है। उसका पैथोजन कौन सा है, किस प्रकार का है, बैक्टीरिया है तो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, छड़ाकार है या फिर हम कह सकते हैं गोलाकार है, किस प्रकार का है। और इसी के साथ में हम बात करें जो फंगस है वो किस प्रकार की है, विकल्पीय है, अविकल्पीय है, या फिर हो सकता है वो प्लांट के किस पर्टिकुलर भाग को नुकसान पहुंचा रही है, लीफ को नुकसान पहुंचा रही है, लीफ की अपर लेयर को, लीफ की लोअर सरफेस को नुकसान पहुंचा रही है, या फिर किसी स्टेम को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर जड़ को नुकसान पहुंचा रहा है, किस प्रकार का वो है उसके बारे में लिखना है। अगर वायरस जनित है तो वायरस के अंदर उसका वेक्टर कौन सा है उसका नाम लिखना है। और उसके बाद में ये होता है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें फिजिकल और जो कल्चरल मेथड इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाना है। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर 3 पर आता है हमारे कौन सा, तो वो आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल आता है, जिसके अंदर हम प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं और ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं सॉइल के अंदर, और ट्राइकोडर्मा का उपयोग हम सीड ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हैं। ये 2 उसके अंदर 3 उसके अंदर लिखना है। और तीसरा आता है रासायनिक प्रबंधन के अंदर हम केमिकल का यूज़ करते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हम अलग का यूज़ करते हैं, और पर्टिकुलर बुरकाव के लिए या स्प्रे के लिए हम अलग का यूज़ करते हैं। और जीवाणु जनित बीमारी के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एग्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। और वायरस जनित बीमारियां जो होती हैं उनके लिए हम इमिडाक्लोरपिड और थाइमिथोएट का यूज़ करते हैं, डाईमिथोएट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इसी के साथ में जो कपास का जो आइडियम मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है। सेम ये जो पैटर्न है, ये जो भी अदर जो क्रॉप बची हुई है, जैसे हम बात करें गन्ना हो गया, आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो गन्ने के लिए भी फॉर्मेट यही रहेगा, केवल उसमें डिजीज चेंज करनी है और डिजीज के आधार पर इनमें थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। बाकी जो कल्चरल और जो फिजिकल जो मेथड है उनमें कोई चेंज नहीं करना है, वो का वो एज इट इज लिखना है। और प्रतिरोधी किस्म कौन कौन सी वो लिखना है हमको। उसके बाद में आपका कपास का मैंने बता दिया, गन्ने का पैटर्न सेम यही रहेगा, गेहूं का सेम यही रहेगा, इसके अतिरिक्त चावल का दे रखा है सेम ये का ही रहेगा, इसके अलावा आपका मूंगफली का दे रखा है सेम पैटर्न वही रहेगा, डिजीज चेंज हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त हम बात करें आलू का दे रखा है आपके सिलेबस में, क्यूमिन जो हल्दी है उसका दे रखा है, और 1-2 क्रॉप और दे रखी है, उनके बारे में अब हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आइडिया मॉड्यूल कंप्लीट होता है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में मैं आपको गन्ने में कौन कौन सी डिजीज लगती है उन सभी के डिजीज के नाम बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा मॉड्यूल बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो अगला जो हमारे इसके अंदर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ने का आइडिया मॉड्यूल बनाने के लिए कौन कौन सी डिजीज़ हमको याद रखनी है उस डिजीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो गन्ने में कौन कौन सी डिजीज़ लगती है, तो गन्ने के अंदर मेनली 4 डिजीज़ लगती है, उनका मैं आपको नाम बता देता हूँ और वो किसकी वजह से होती है उनके नाम बता देता हूँ, ठीक है ना। तो पहला होता है गन्ने के अंदर लाल सड़न रोग। पहले मैं ऐसे बता देता हूँ। पहला तो एक तो होता है लाल सड़न रोग, एक होता है ग्रासी स्टंट रोग, गन्ने का ग्रासी स्टंट रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, और एक हो जाएगा गन्ने का लाल धारी रोग, और एक हो जाएगा इसके अंदर गन्ने का वहीप स्मट, ठीक है ना। ये 4 बीमारियां लगती है किसके अंदर, गन्ने के अंदर कौन कौन सा, गन्ने का लाल सड़न, ये आपने देखा होगा, ग्रासी स्टंट, लाल धारी रोग और वहीप स्मट, ठीक है ना। ये 4 डिजीज लगती है। अब मैं इसका पैथोजन का नाम बता देता हूँ किसकी वजह से होते हैं। जो लाल सड़न जो बीमारी होती है किसके द्वारा होती है, कवक जनित, ठीक है ना, कवक जनित ये बीमारी है। ग्रासी स्टंट किसके द्वारा होती है, तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा ये बीमारी होती है, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनती है वो किस प्रकार की बन जाती है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है पत्ती की, ठीक है ना। ये एमएलओ को माइकोप्लाज्मा द्वारा होता है, और ये किसके द्वारा होता है, तो ये भी हमारे कवक जनित बीमारी है। अगर इसमें रोग कारक का नाम अभी मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। और जो लाल धारी जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है ना, जीवाणु जनित, ये हमारे जीवाणु जनित बीमारी होती है। तो ये गन्ने की 4 प्रमुख बीमारी है। अब इनके अंदर हम प्रमुख रूप से इनके नाम क्या हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करें वही स्मट जो होती है वो होती है अस्टिलेगो सीमिनिया, ठीक है ना। जो हमारा
स्मट जो डिजीज़ है, स्मट और के अंदर भी लगती है, जैसे लूज स्मट गेहूं के अंदर लगती है, और कवर्ड स्मट जो होती है वो हमारे जौ के अंदर लगती है। तो उसके अंदर भी रोग कारक जो होता है, गेहूं के अंदर लूज स्मट का होता है आस्ट्रेलेगो न्यूडोट्रिटिसाई होता है, और उसके अंदर होता है आस्ट्रेलेगो होडाई होता है जौ के अंदर। और जो वही स्मट जो लगता है गन्ने के अंदर, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है आस्ट्रेलेगो सिटासिमिनिया होता है। ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। ये कवक जनित लगती है। और जीवाणु जनित की बात करें तो ये कौन से जीवाणु से लगती है, तो ये जेंथोमोनास नामक जीवाणु से होता है यह, ठीक है ना। अगर रोग कारक का पूरा नाम याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जेंथोमोनास नामक जीवाणु से होती है। ये किसके द्वारा होती है, तो माइकोप्लाज्मा से होती है। और जो लाल सड़न जो बीमारी होती है ये किसके द्वारा होती है, तो ये कवक जनित होती है। और इसका जो रोग कारक होता है वो होता है राइजोक्टोनिया। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है राइजोक्टोनिया। तो साथियों, जो गन्ने का जो लाल सड़न जो रोग होता है वो कवक जनित होता है। और इस रोग जनक का जो नाम है वो हो जाएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसमें इसका जो रोग कारक होता है वो होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम इसका रोग कारक होता है। ये हमको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए गन्ने के केस में कि ये गन्ने के अंदर 4 बीमारियां लगती है, कौन कौन सी, लाल सड़न, ग्रासी स्टंट और लालधारी रोग और वही पिस्मट, ठीक है ना। इसमें से जो मेनली आपको याद रखनी है वो याद रखनी है लाल सड़न, ग्रासी स्टंट और एक याद रखनी है वही पिस्मट। ये तीनों बीमारियों के बारे में हमको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है इसके अंदर किस प्रकार से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए कल्चरल और जो फिजिकल जो प्रैक्टिस है वो हमको याद रखनी है। और इसके प्रति जो भी प्रतिरोधी किस्म है उनको अलग लिखना है, और जो केमिकल है वो उनको अलग लिखना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर केमिकल कौन कौन से आ जाएंगे, तो वो जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कैप्टान हो गया, थायरम हो गया, इनको हम ट्रीट करेंगे। जो इसका जो बीज होता है उसको ट्रीट करेंगे। और उसके बाद में हमारा ये गन्ने का आइडिया मॉड्यूल बनकर तैयार हो जाएगा। जो फॉर्मेट है सभी का सेम रहेगा, केवल हमें डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ये होता है गन्ने और कपास के अंदर। अब हम देखते हैं चावल, और उसके बाद में हम गेहूं की जो कौन कौन सी डिजीज़ होती है उनके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम उसके बाद में हम देखते हैं गेहूँ और चावल की कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला जो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया हमारे गन्ने व कपास का आइडिया मॉड्यूल किस प्रकार बनाना है। कपास का पूरा मैंने बना के बता दिया, और गन्ने का आपको स्वतः बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम गेहूं की बीमारियां। ये आपके सिलेबस में दे रखा है गेहूं, उसके बारे में हम बीमारियां देखते हैं। तो गेहूं की कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो गेहूं के अंदर एक तो लगती है रस्ट डिजीज लगती है, ठीक है ना। कौन सी लगती है, रस्ट डिजीज लगती है। अब ये रस्ट 3 प्रकार की होती है, ब्लैक रस्ट होती है, येलो रस्ट होती है, एक होती है ब्राउन रस्ट, ठीक है ना। और इसका जो रोग कारक होता है वो पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई होता है, एक का पक्सिनिया रिकोन्डिटा होता है, और एक का होता है पक्सिनिया स्टाइफॉर्मिस होता है। तो ये रस्ट डिजीज उम्मीद आपको याद होगी, और इसके बारे में हम कई बार पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो रस्ट डिजीज लगती है। नंबर 2 की बात करें, इसके अंदर लगते हैं एक स्मट। अब ये स्मट कौन सा होता है, तो इसके अंदर लूज स्मट लगता है, जो होता है आस्ट्रेलेगो न्यूडोट्रिटिसाई होता है। इसका रोग कारक मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 हो जाएगा इसमें करनाल बंट। एक डिजीज लगती है, कौन सी, करनाल बंट, ठीक है ना। करनाल बंट सबसे पहले करनाल के अंदर देखा गया था, और ये बंट डिजीज लगती है। इसका जो रोग कारक का नाम होता है वो होता है निवोसिया इंडिका होता है। करनाल बंट का वो आप लिख लेना, करनाल बंट। और सबसे पहले करनाल के अंदर देखी गई थी, कवक जनित होती है। 3 पॉइंट इसके अंदर मेंशन करना है, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 4 हो जाएगी इसके अंदर गेहूँ का टुंडू रोग। गेहूँ का कौन सा हो जाएगा, गेहूं का टुंडू रोग, ठीक है ना। तो ये गेहूं का टुंडू रोग के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। गेहूं का जो सेव हुआ टुंडू रोग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो एक निमेटोड और बैक्टीरिया इन दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है, जिसमें जो हमारा जो निमेटोड होता है उसका नाम एग्विना ट्रिटिसाई होता है, और जो जीवाणु होता है उसका कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिसाई, और कहीं कहीं जगह इसको लेथाबैक्टीरियम ट्रिटिसाई के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 बीमारी के बारे में हमको पता होना चाहिए। रस्ट 3 प्रकार की होती है, ब्लैक रस्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको। जो रस्ट जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है ब्लैक रस्ट, एक होती है इसमें ब्राउन
ब्राउन रस्ट, एक होती है येलो रस्ट, ठीक है ना। ये 3 प्रकार की इसमें रस्ट पाई जाती है। रस्ट को हिंदी में हम रोली के नाम से जानते हैं, तो ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है हमको। ये 4 बीमारी के बारे में, गेहूं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। बीमारी के बारे में हमको लिखना है, उसके बाद में हम उसको कंट्रोल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो कल्चरल और जो हमारा फिजिकल जो प्रैक्टिस है वो सेम रहेंगे, और प्रतिरोधी किसमें बायोलॉजिकल के अंदर आ जाएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं हम पर्टिकुलर जो इसके अंदर केमिकल का विशेष रूप से योगदान रहता है। इसके अंदर हम जो केमिकल होता है वो वर्ग विशेष का यूज करते हैं। तो जैसे हम बात करें जो रस्ट जो डिजीज होती है, रस्ट के अंदर जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, तो वो करते हैं हम प्रो। इसकी एक ट्रिक है, जो केमिकल आते हैं रस्ट डिजीज के कंट्रोल के लिए उसके अंदर आता है, उसकी एक ट्रिक हो जाएगी PRO, ठीक है ना, प्रो। तो इसमें जो R से तो हो जाएगा रस्ट, ठीक है ना, और O से हो जाएगी ऑक्सीकार्बोक्सिन। ऑक्सीकार्बोक्सिन एक केमिकल आता है, उसका हमको इसमें यूज करना है, ठीक है ना। और P से हो जाएगा हमारे प्लांट हो जाएगा, और रस्ट हो जाएगा, और O से हो जाएगा ऑक्सीकार्बोक्सिन। ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो हमारी जो स्मर्ट जो डिजीज आती है, इसके नियंत्रण के लिए हम कौन सा काम में लेते हैं, तो कार्बोक्सिन काम में लेते हैं, जिसको हम प्लांटावेक्स। और जो ऑक्सीकार्बोक्सिन होता है इसको हम विटावेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विटावेक्स के नाम से जानते हैं। और जो स्मर्ट की डिजीज के लिए जो यूज लेते हैं हम, वो लेते हैं हम कार्बोक्सिन, जिसको हम प्लांटावेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, प्लांटावेक्स के नाम से जानते हैं। ये इसके व्यापारिक नाम होते हैं, ये हमको याद रखना है। और जो निमेटोड जो होते हैं, इसके अंदर हम कार्बेंडाजिम इनका यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के लिए। तो ये हमारा कुछ केमिकल होते हैं। और सीड ट्रीटमेंट के लिए भी हम कैप्टान हो गया, थायरम हो गया, जिनेब हो गया, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो उम्मीद आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर हमें किन किन केमिकल का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे गेहूँ के प्रमुख रोग। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगला जो फसल होगी वो होगी हमारी चावल। कौन सी होगी, चावल। चावल के भी 3-4 रोगों के बारे में हमको पता होना चाहिए, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है चावल के अंदर आता है राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट, जिसको हम चावल का झुलसा रोग के नाम से जानते हैं। और ये जो डिजीज होती है पायरिकुलेरिया ओराइजी नामक कवक से होती है, ये हमको इसका रोग कारक होता है। और इसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़े, अगली जो डिजीज आती है इसके अंदर वो आती है ब्राउन स्पॉट डिजीज। किसकी, राइस की। चावल का भूरा पत्ती धब्बा रोग आता है, जो कि हेलमिंथोस्पेरियम ओराइजी नामक कवक से होता है। और इसकी वजह से क्या हुआ था, तो बंगाल के अंदर फेमान आया था 1943 के अंदर आया था, जिसमें 20 लाख लोग मारे गए थे। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 आता है, अगला आता है चावल का उफरा रोग। चावल का उफरा रोग आता है, ये एक सूत्रकृमि से होता है, जिसका नाम होता है डाइटाइलेंचस अंगस्टस होता है। ये सूत्रकृमि से होने वाला रोग होता है उफरा रोग, ठीक है ना। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 पर जो डिजीज आती है चावल के अंदर वो आती है, इसमें हमारे चावल का टुगरू रोग। चावल का टुगरू रोग, ठीक है ना जी। टुगरू जो रोग होता है ये किससे होता है, तो ये वायरस जनित डिजीज होती है, वायरस जनित डिजीज होती है। और इसको जो फैलाने का जो कार्य करता है वो करता है हमारे ब्राउन लीफ होपर, ठीक है ना। ये इसको फैलाने का काम करता है। और जो ये टुगरू जो रोग होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है राइस टुगरो स्पेरिकल वायरस, और एक होता है राइस टुगरो बेकिलिफॉर्म वायरस, ठीक है ना। अगर डीप में हम पढ़ते हैं तो ये 2 तरह के वायरस से फैलता है। एक तो होता है राइस टुगरो बेकिलिफॉर्म वायरस, और एक होता है राइस टुगरो स्पेरिकल वायरस। और इसको जो फैलाने का जो काम करता है वो हमारे BPH करता है। ये हमको थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। BPH या ये इसकी जगह GLH भी होता है, ग्रीन लीफ होपर। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप दोनों को वहाँ पर लिख के आ जाना, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार का वायरस होता है, राइस टुगरो बेकिलिफॉर्म वायरस और राइस टुगरो स्पेरिकल वायरस। ये हमको थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। तो ये होती है चावल की बीमारियाँ 4, और एक होता है ये गेहूं की 4 बीमारियाँ हमको याद रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और भी बीमारियाँ होती है, जैसे धान का खेरा रोग होगा, वो भी एक प्रकार की हमारे डिजीज हो जाएगी, जो हमारे एबायोटिक फैक्टर से होती है, जिसके अंदर हमारे न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, जो जिंक की कमी से होती है। वायल ने 1996 के अंदर देखा गया था, और इसको कंट्रोल करने के लिए हम जिंक सल्फेट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जो खेरा जो डिजीज होती है उसको आयरन डस्ट के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, चावल के 4 बीमारी और गेहूं के 4 बीमारी, ठीक है ना। तो
मैकेनिज्म रोग के बारे में पता चल गया, तो मैकेनिज्म सभी का सेम रहेगा। बायोलॉजिकल और कल्चरल को एक फिजिकल और कल्चरल को एक साथ में लिखना है, बायोलॉजिकल को सेपरेट करना है और केमिकल को हमको सेपरेट करना है, ठीक है ना। ये होता है हमारे गेहूँ और चावल के रोग। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगली फसल के हम डिजीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम मूंगफली की डिजीज़ के बारे में देखते हैं। मूंगफली की डिजीज़ के बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी फसल हो गई हमारे, गन्ना हो गया, कपास हो गया, और इसी के साथ में गेहूँ हो गया, चावल हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर मूंगफली की डिजीज़, ठीक है ना। मूंगफली की डिजीज़ की बात करें तो मूंगफली के अंदर हमें 3 से 4 बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए, जिसके अंदर पहली जो आती है वो आती है टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, ठीक है ना। ये टिक्का रोग भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है अगेती और एक होता है पछेती, ठीक है ना। ये कवक जनित बीमारी होती है। ये जो अगेती जो बीमारी होती है, अगेती जो टिक्का होता है वो होता है सर्कोस्पोरा रेसिडिकोला से होता है, और जो पछेती जो होता है वो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से होता है। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। इनमें डिफरेंट भी आता है, वो डिफरेंट भी मैं आपको करवा दूंगा अगले सेशन में। नंबर 2 बात करें तो वो आता है टिक्का डिजीज़ हो गया। इसके अलावा आते हैं मूँगफली के अंदर मूँगफली का गुच्छा रोग, मूंगफली का एक गुच्छा रोग आता है। ये वायरस जनित बीमारी होती है, कि इसके द्वारा होता है, वायरस जनित होती है, और इसका नाम होता है पूरा इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, IPCV के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, ठीक है ना। और इसके द्वारा होता है, और इसको जो फैलाने का जो काम करता है वो करता है ये कवक होता है। जो इंडियन पीनट क्लम्प जो वायरस होती है वो, इसका जो वेक्टर होता है वो कवक होता है। उस कवक का नाम होता है इसमें पॉलीमिक्स का जो कवक का नाम होता है वो होता है पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस वाहक होता है, ठीक है ना। इसका जो वाहक होता है उस कवक होता है ये पॉलीमिक्सा ग्रैमिनिस, इसका नाम होता है। ये थोड़ा इसके अंदर आपको ऐड करना होगा, ठीक है ना। अब नंबर 3 की बात करें, जो नंबर 3 जो डिजीज आती हैं इसके अंदर वो आती हैं कॉलर रोट, मूंगफली का कॉलर रोट। इसको हम मूंगफली का सड़न के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो मूंगफली का जो नवजात जो पौधा होता है, जो सीडलिंग हुआ जो प्लांट होता है, वो क्या होता है, तो ज़मीन की सतह से सड़कर गिर जाता है। और ये जो बीमारी होती है ये किसके द्वारा होती है, कवक जनित भी ये बीमारी होती है। और उस कवक का नाम है एस्परजिलस नाइजर नामक ये कवक से होती हैं। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त एक होता है मूंगफली के अंदर एक होता है बर्ड नेक्रोसिस, जिसमें क्या होता है मूंगफली का उत्तक से, जिसके अंदर बर्ड नेक्रोसिस, ये वायरस जनित बीमारी होती है। ये हमको याद रखना। एक इसके भंडारण के अंदर भी और भी अगर बीमारी के बारे में लिखना चाहो नंबर 5 के अंदर, तो इसके अंदर एक भंडारण के अंदर एक रोग लगता है जिसको हम मूंगफली का हम कह सकते हैं कड़वापन। मूंगफली का जो कड़वापन आता है वो एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से आता है, जिसमें मूंगफली हमको कड़वी लगने लग जाती है, और वो भंडारण में होने वाली बीमारी और रोग होता है। और उसके कारण एक टॉक्सिन सब्सटेंस पैदा होता है जिसको हम अप्लाटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अप्लाटॉक्सिन, या फिर अगर आप यहाँ पर मेंशन कर देना इसके अंदर इसको मूंगफली का भंडारण का रोग, ठीक है ना, भंडारण का रोग हो जाएगा। और वो जो भंडारण का जो रोग होता है उसमें क्या होता है, तो ये कवक जनित होता है, उसका नाम होता है एस्परजिलस फ्लेवस। क्या होता है, एस्परजिलस फ्लेवस होता है। और ये एस्परजिलस जो फ्लेवस होता है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसका नाम होता है अप्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन उसका नाम होता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मूंगफली का जो भंडारण करते हैं, मूंगफली का भंडारण अगर बड़े ढेर में किया जाता है तो उसमें जो नीचे की जो ज़मीन के सतह का आसपास की जो मूंगफलियाँ होती है उसके अंदर ये बीमारी लग जाती है, और जो दाना होता है वो कड़वा लगने लगता है, और उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो गिर जाती है, और हमें आर्थिक नुकसान होता है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो मूंगफली का अगर ढेर अगर बड़ा है तो उसको हम समय समय पर उसको मूंगफली को पलटना चाहिए, और साथ ही साथ में उनको धूप में सुखाना चाहिए, और उनके अंदर जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो उससे हम इस एस्परजिलस फ्लेवस से हम बच सकते हैं, और हमारे मूंगफली के अंदर अफ्लाटॉक्सिन का निर्माण नहीं होगा, और हमारी जो मार्केट वैल्यू है मूंगफली की वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होती है मूंगफली की बीमारियाँ कौन कौन सी, टिक्का, मूंगफली का गुच्छा रोग, कॉलर रोग और भंडारण का रोग। अब आपको इसमें
में से कौन कौन सा याद रखना है तो इंपॉर्टेंट है। मूंगफली का टिक्का रोग आपको याद होना चाहिए, मूंगफली का गुच्छा रोग भी याद होना चाहिए, कॉलर रोट, और एक हो जाएगा भंडारण का रोग, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए और इनके बारे में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो ये होता है मूंगफली का रोग। तो हमारा मूंगफली का जो डिजीज है वो भी कंप्लीट होती है। मूंगफली, ठीक है ना, ये हमको याद रखना। इनका मैंने किसकी वजह से होता है वो भी मैंने बता दिया। टिक्का होता है जो सर्कोस्पोरा आरएचडी सर्कोस्पोरा पर्सोनेटस होता है, ये होता है वायरस द्वारा होता है, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस उसका नाम है। वाहक कौन होता है, पॉलीमिक्सा ग्रामिनेस वाहक होता है इसका। कॉलर रोट होता है जो कवक जनित बीमारी एस्पेरजिलस नाइजर से होता है, जो पौधा होता है वो भूमि की सतह से सड़ जाता है और वो वहाँ से गिर जाता है। और भंडारण का अंदर लगने वाला एस्पेरजिलस फ्लेवस, और ये एक बर्ड नेक्रोसिस होता है जो वायरस के द्वारा होता है, ये हमको याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसके 5 बीमारियां कंप्लीट होती है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5 बीमारियां 5 फसलें हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम देखते हैं आलू के, उससे पहले हम सरसों के देख लेते हैं। अगला जो क्रॉप होगी वो होगी हमारी सरसों। सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर हमें 3 बीमारियों के नाम पता होना चाहिए। एक तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगी इसके अंदर नंबर फर्स्ट हो जाएगी सरसों का सफ़ेद रोली। सरसों की सफ़ेद रोली किसके द्वारा होता है, कवक जनित बीमारी होती है। और इसके अंदर जो कवक का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर एल्बुगो कैंडिडेटा, एल्बुगो कैंडिडेटा, ठीक है ना। एल्बुगो कैंडिडेटा नाम हो जाएगा। और ये किस प्रकार का कवक है, तो ये अविकल्पी परजीवी के रूप में रहता है इसके ऊपर, और ये केवल इसी को नुकसान पहुंचाता है। या फिर हम कह सकते हैं जो इसके क्रूसिफेरी फैमिली की जो भी फसलें होती है, चाहे वो फूल गोभी हो गए, पत्ता गोभी हो गई, इनको ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें जो एल्बुगा जो कैंडिडेटा होता है, इसके अंदर जैसे ही नुकसान पहुंचाता है तो इसके अंदर फसल के अंदर जो सरसों की जो फसल होती है पत्तियों पर वो किस प्रकार के सिम्टम दर्शाती है। तो जो एल्बुगा कैंडिडेटा से जो प्रभावित जो सरसों का जो पौधा होता है वो स्टेग हेड नामक सिम्टम शो करता है, ये हमको याद रखना है। और स्टेग हेड सिम्टम में और थोड़ा डीप में जाए तो जो सेल्स जो कोशिकाएं होती हैं पत्ती के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें क्या परिवर्तन होता है, तो इनके अंदर 2 परिवर्तन होता है। एक तो होता है हाइपरप्लेसिया सिम्टम बनते हैं और एक बनता है हाइपरट्रोफी, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के सिम्टम बनते हैं। हाइपरट्रोफी में तो क्या होती है, जो सेल जो होती है कोशिकाएं जो होती है सेल की साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो सेल की जो साइज अगर किसी की मान लीजिए गोलाकार है तो वो और फूल जाती है, या फिर अगर चपटी है कोशिका तो वो फूलकर अपना जो शेप होती है वो बढ़ा लेती है, ठीक है ना। नॉर्मल शेप से और बढ़ जाती है, उससे हम हाइपरट्रोफी के नाम से जानते हैं। और ये न्यू टाइप के अंदर और फिल इन दी ब्लैंक्स और डेफिनेशन के अंदर ये प्रश्न आता है कि हाइपरट्रोफी क्या होता है, किसके अंदर बनता है। तो ये हमारे जो सफ़ेद रोली जो होता है सरसों का उसके अंदर बनता है। और हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, तो हाइपरप्लेसिया के अंदर जो कोशिका होती है सेल की जो संख्या होती है, सेल जो नंबर होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। यानी कि अगर सेल की संख्या मान लीजिए 5 है तो उसकी जगह वो बढ़कर 7 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो सेल की संख्या का बढ़ना हाइपरप्लेसिया, सेल की साइज बढ़ना हाइपरट्रोफी, ठीक है ना। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, तो इसमें हाइपर तो दोनों जगह लगा हुआ है, इसमें याद रखना ट्रोफी का अर्थ क्या होता है, तो ट्रोफी का अर्थ होता है साथियों जनरली लाइट को भी अभी जानी थी। तो हम इसको जो हाइपरट्रोफी इसको याद कैसे रखेंगे, तो जनरली यहाँ पर ट्रॉफी किस प्रकार की होती है, कठोर होती है। और वो उसकी जो साइज होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कई सारी जो ट्रॉफियाँ होती है छोटी होती है, बड़ी होती है, मीडियम साइज में होती है। तो उसके आधार पर हम जो सेल साइज है उसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा सफ़ेद रोली, किसके द्वारा होता है, एल्बुगो कैंडिडेटा। और इसकी जो पूरी मैंने रामायण बताया वो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो सरसों होती है उसका एक होता है पाउडरी माल्ड्यू और एक होता है सरसों का डाउनी माल्ड्यू, ठीक है ना। पाउडरी माल्ड्यू के अंदर क्या होता है, तो सरसों की जो पत्ती होती है उसके नीचे की सतह पर सफ़ेद वृद्धि दिखाई देती है। और जो डाउनी माल्ड्यू होता है, पाउडरी माल्ड्यू में तो ऊपर की जो सतह होती है उसके ऊपर हमें वृद्धि दिखाई देती है। और डाउनी माल्ड्यू के अंदर हमें नीचे की वृद्धि दिखाई देती है पत्ती के अंदर। तो ये 3 बीमारियां होती है, तीनों की तीनों कवक जनित होती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। इनके बाद में जो भी स्टार्टिंग की जो मैंने बताया था कल्चरल प्रैक्टिस और एक हो जाएगा हमारे फिजिकल प्रैक्टिस, उनको एक साथ में लिखना है। बायोलॉजिकल को अलग लिखना है और केमिकल का अलग लिखना है, ठीक है ना। और एक बात याद रखना,
जहाँ कहीं पे भी आपको डाउनी माल्टी और पाउडरी माल्टी दोनों शब्द दिखाई दें, वहाँ पर हमें विशेष रूप से दो अलग अलग केमिकल का यूज़ करना है। अगर हम बात करें जो डाउनी माल्टी जो आपको अगर कहीं पर दिखाई दे रोग, तो उसके लिए जो हम केमिकल का यूज़ करते हैं वो करते हैं मैनकोजेब। किसका करते हैं? मैनकोजेब। यानी कि जहाँ कहीं पे भी आपको डाउनी माल्टी शब्द दिखाई दे वहाँ पर हम मैनकोजेब का यूज़ करेंगे, और पाउडरी माल्टी जहाँ कहीं पे भी दिखाई दे वहाँ पर हम केराथिन नामक एक केमिकल आता है उसका यूज़ करेंगे, और 0.2% का इसमें हमको डोज रखनी है, ठीक है ना। और मैनकोजेब के साथ साथ में हम एक और यूज़ कर सकते हैं सल्फर धूली का प्रयोग, ठीक है ना। तो इसी के साथ में कई सारी बीमारियां हैं जो डाउनी माल्टी से होती है। जैसे हम बात करें डाउनी माल्टी लगता है, जिसमें हम बात करें जो बाजरे का डाउनी माल्टी हो गया, सरसों का डाउनी माल्टी हो गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो भी हमारे बेर होता है, बेर का डाउनी माल्टी पाउडरी माल्टी होगा, तो उनके अंदर हम आसानी से रोकथाम उनकी कर सकते हैं इन केमिकल का उपयोग करके। और जो मैनकोजेब जो हमारा केमिकल होता है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, तो जिंक और मैग्नीज 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, ये भी हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एक साथ में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये होता है हमारा सरसों की फसल भी कंप्लीट होती है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। सरसों की फसल कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब इसके बाद हम देखते हैं आलू के कौन कौन से बीमारियां लगती हैं उनके बारे में देखते हैं हम। अगली जो हमारी क्रॉप हो जाएगी वो हो जाएगी आलू, ठीक है ना। आलू की बात करें तो आलू के अंदर कौन कौन सी बीमारियां लगती है, तो आलू के अंदर एक तो लगती है झुलसा बीमारी, ठीक है ना। तो ये जो झुलसा जो बीमारी होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अगेती झुलसा और एक होती है पछेती झुलसा। और जनरली आप सभी इसके बारे में जानते भी होंगे। जो अगेती जो झुलसा होती है वो होती है फाइटोप्थोरा अंगस्टस से होती है, और पछेती जो झुलसा होती है वो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस से होती है। ये हमको याद रखना, ठीक है ना। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस और फाइटोप्थोरा अंगस्टस से नामक भी ये कवक से ये बीमारियां होती है, दोनों कवक जनित बीमारियां होती है। नेक्स्ट बात करें जो फाइटोप्थोरा ये जो पछेती जो रोग होता है इसका आलू का पछेती झुलसा जो रोग होता है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक से ये होता है, ये हमको थोड़ा याद रखना है। और उसके बाद में जो पछेती जो झुलसा होते हैं ये जनरली इससे क्या हुआ था, तो इससे आयरिस फेमान आया था, ये भी हमको थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो आलू की जो अगली बीमारी होती है वो सुनहरा सूत्रकृमि। आलू का सुनहरा सूत्रकृमि एक बीमारी होती है जो निमेटोड से होती है, सूत्रकृमि के द्वारा होती है, तो ये भी हमको याद रखना है। नंबर 3 बात करें, नंबर 3 हो जाएगा इसके अंदर जो आलू के अंदर एक और बीमारी लगती है आलू का वार्ट रोग। आलू का वार्ट रोग, ठीक है ना। ये हम कह सकते हैं आलू का जो वार्ट रोग होता है ये वेस्ट बंगाल के अंदर लगता है, दार्जिलिंग के अंदर पर्टिकुलर एक जगह के अंदर लगता है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। और ये जो आलू का वार्ट रोग और आलू का जो गोल्डन सुनहरा सूत्रकृमि जो रोग है इन दोनों के लिए हम इसको रोकने के लिए हम एक एम्बार्गो का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं घरेलू या डोमेस्टिक एम्बार्गो का यूज़ करते हैं, जिसको हम घरेलू पादप संरोध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल के अंदर उसमें हमको लिखना होगा। और नंबर 4 की बात करें तो ये तो हो गए हमारे पर्टिकुलर बायोटिक फैक्टर के द्वारा होने वाली डिजीज़। अब बात करते हैं ए बायोटिक फैक्टर से होने वाली, तो एक हो जाएगा होलो स्टेम किसकी वजह से होता है, तो ये नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाला रोग होता है। और एक होता है इसके अंदर आलू के अंदर भंडारण की कमी से होता है, इसके अंदर भंडारण की कमी से होने वाला एक रोग होता है जिसको हम आलू का ब्लैक हृदय या उसको हम कह सकते हैं कृष्णांत हृदय रोग होता है, जो ऑक्सीजन की कमी से होता है। और जैसे उसको हम काटते हैं तो अंदर से काला काला दिखाई देता है, ये किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है ना। तो ये 5 बीमारी के बारे में हमको आलू से संबंधित पता होनी चाहिए। उम्मीद आप सभी को इसके नाम पता चल गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं आलू की फसल हमारे कंप्लीट होती है। उसके बाद हम देखते हैं अगली फसल जो हमारे सिलेबस में दे रखी है वो है इसके अंदर हल्दी। अगली जो क्रॉप है वो हो जाएगी इसमें हल्दी, ठीक है ना। हल्दी की बात करें तो हल्दी के अंदर हमें 2 बीमारियों के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो होता है जो हल्दी जो होती है उसके हमें एक तो पता होना चाहिए झुलसा, ठीक है ना। हल्दी का 2 बीमारियां पता होनी चाहिए हमको, एक तो झुलसा, हल्दी नहीं है यहाँ पर,
जीरा होगा, ठीक है ना, जो सिलेबस में दे रखा है वो जीरा है, ठीक है ना। जीरे के बारे में देखें तो जीरे की जो हमारे डिजीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी, एक तो हो जाएगी जीरे के अंदर झुलसा बीमारी लगती है जो कवक जनित होती है, ये हमको याद रखना है। नंबर सेकंड इसके अंदर लगता है जीरे का विल्ट या जीरे का उकट्ठा रोग, ठीक है ना, जो फ्यूजेरियम नामक फंगस से होता है। नंबर थर्ड बात करें जीरे के अंदर एक लगता है पाउडरी माइल्ड्यू, ठीक है ना, ये जो होता है वो इरिसाइफी पॉलीगोनी नामक जो कवक होता है उससे होता है पाउडरी माइल्ड्यू। तो ये जीरे के अंदर 3 बीमारियां लगती है, कौन कौन सी, झुलसा रोग, विल्ट जो फ्यूजेरियम से होता है और पाउडरी माइल्ड्यू होता है। इसमें जो मेन जो डिजीज़ होती है वो विल्ट डिजीज़ होती है, ये भी थोड़ा हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये 3 बीमारी जीरे से संबंधित हमको याद रखनी है। कंट्रोल किस प्रकार से करना है, जो मैकेनिज्म सभी का सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा जीरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जीरा कंप्लीट हो गई, कितनी फसलें हो गई, 3 4 5 6 7 8 हो गई, 2 और बची हुई हैं, उनके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगली जो क्रॉप हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे इसमें चना, ठीक है ना। अगली जो क्रॉप हो जाएगी वो हो जाएगी चना। चने के अंदर भी हमें 2 से 3 बीमारियों के बारे में पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट बात करें, इसके अंदर आती है एक चने का उकट्ठा रोग, ठीक है ना। चने का उकट्ठा रोग जो इसकी मेन बीमारी होती है और ये किससे होती है, तो ये कवक जनित बीमारी होती है जिसके अंदर जो इसका जो रूट वाला जो पार्ट होता है वो डैमेज होता है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है, ठीक है ना। नंबर सेकंड बात करें तो इसके अंदर आता है एस्को चाइटा ब्लाइट, ठीक है ना। कहीं कहीं जगह इसको ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका पूरा जो रोग कारक होता है वो एस्को चाइटा होता है, फंगस होता है, इसीलिए इसको एस्को चाइटा ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये चने के अंदर 2 बीमारियां लगती है, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। उकट्ठा बीमारी इंपॉर्टेंट है और ब्लाइट इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका सिम्टम क्या होता है वो नहीं लिखना है, हमें केवल बीमारी के बारे में लिखना है और किसकी वजह से हो रही है, कवक से हो रही है, जीवाणु से हो रही है, किसकी वजह से हो रही है उनके बारे में लिखना है और उसके बाद में जो पूरा मैकेनिज्म है वो एज इट इज फोटोकॉपी करनी है हमको, ठीक है ना। तो ये होती है हमारे चना भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये चना इसी के साथ हमारे कंप्लीट होता है। तो ये सिलेबस के अंदर जो 9-10 जो क्रॉप दे रखी है उन सभी के बारे में मैंने आपको शॉर्ट के अंदर बता दिया। एक मैंने जो कपास है उसका पूरा विस्तार से बता दिया कि किस प्रकार से हमें आइडिया मॉड्यूल बनाना है। शेष हमें बाकी जो बचे हुए हैं उनका जो पैटर्न है सभी का सेम रहेगा, केवल डिजीज़ चेंज होगी और उनका अगर पर्टिकुलर कोई वर्ग विशेष डिजीज़ है तो उसके कंट्रोल के लिए जो पर्टिकुलर किस केमिकल का यूज़ करते हैं, जैसे डाउनी माल्ड्यू पाउडरी माल्ड्यू के लिए मैंने आपको बताया था, तो वे केमिकल वहाँ पर हमको मेंशन करने होंगे। बाकी सभी का पैटर्न लगभग सेम रहेगा। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि आइडिया मॉड्यूल हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, वो है हमारे जो आईडीएम के जो मेथड है इनके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो उन प्रिंसिपल के बारे में हम अब चर्चा करते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल है उनको हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम प्रिंसिपल के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों अब हम चर्चा करते हैं इसके जो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है, 6 प्रिंसिपल है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। उनके जो 6 प्रिंसिपल है इनको किस आधार पर अलग अलग भागों में जो वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अगला आप टॉपिक डालना डिजीज़ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। डिजीज़ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। आईडीएम के सिद्धांत, ठीक है ना। आईडीएम के कितने सिद्धांत है जो जनरली हम जानते हैं, ये हम 12th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। आईडीएम के 6 सिद्धांत हैं, तो इन 6 सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो जनरली तो आईडीएम के जो 6 सिद्धांत है, सबसे पहले इनका स्थापना कहाँ से होती है और किस वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए थे उनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो जो आईडीएम के जो सिद्धांत है वो टोटल कितने सिद्धांत है, तो आईडीएम के टोटल 6 सिद्धांत है। कौन कौन से उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आईडीएम के 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं, उसकी एक ट्रिक है, लाइफ एक क्या है, पार्ट है, PARTEE, ठीक है ना। ये हमारे 6 सिद्धांत है। इनके नाम कौन कौन से हैं तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, फिर इनके बारे में सेपरेट हम चर्चा करेंगे। P से होता है प्रोटेक्शन, A से होता है इसके अंदर अवॉइडेंस, R से होता है रेसिस्टेंस, T से होता है इसके थेरेपी, E से होता है इरेडिकेशन और एक E से होता है इसके अंदर एक्सक्लूशन। हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर आता है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देना,
अवॉइडेंस यानी कि हम कह सकते हैं परिवर्जन या अनदेखा करना, अवॉइड करना। रेजिस्टेंट यानी कि प्रतिरोधी। टी से हो जाएगा थेरेपी यानी कि हम कह सकते हैं चीर फाड़ करना, इरिडिकेशन उन्मूलन। और एक हो जाएगा ई से हो जाएगा इसमें एक्सक्लूशन यानी कि बहिष्करण करना, किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना बहिष्करण कहलाता है। तो ये 6 इसके प्रिंसिपल होते हैं, जिसमें से इसके जो शुरुआत के अंदर जो 4 प्रिंसिपल दिए थे वो दिए थे व्हाइट जेल ने 1929 में दिए थे। उसके बाद 2 प्रिंसिपल को और ऐड किया गया था। टोटल हमारे ये 6 प्रिंसिपल बनते हैं, ठीक है ना। ये 6 जो प्रिंसिपल हैं ये पार्ट डबल, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये 6 प्रिंसिपल का एक आधार रखा गया था, उस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद में हम इनको एक एक सेपरेट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको जो किस आधार पर वर्गीकरण किया गया था, तो वो आधार हमें पता होना चाहिए। किस आधार पर वर्गीकरण किया गया था, तो इनको 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया इनका, ठीक है ना। जो ये 6 प्रिंसिपल है इनको 2 आधार पर अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया था। एक किया गया था इसमें साथियों इम्यूनाइजेशन, एक तो किया गया था इम्यूनाइजेशन को हम बोलते हैं हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के अंदर की क्षमता होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और एक आता है इसके अंदर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है ना। कौन होता है प्रोफाइलैक्सिस? 2 भागों में किया गया है, इम्यूनाइजेशन रोग प्रतिरोधक, प्रोफाइलैक्सिस जिसको हम हिंदी के अंदर जानना चाहें तो प्रोफाइलैक्सिस का अर्थ हो जाएगा बाहरी रूप से, ठीक है ना। तो इसके अंदर 2 आधार रखे गए थे, आप केवल इंग्लिश टर्म याद रखना, इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलैक्सिस। अब इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है, तो ये जनरली हम किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, प्लांट डिजीज़ के सापेक्ष बात करें। किसके सापेक्ष बात करें, प्लांट डिजीज़ के सापेक्ष में बात करें तो इसमें अंदर जो इसके अंदर जो इम्यूनाइजेशन जो होता है, ये इम्यूनाइजेशन के अंदर जो हम प्लांट का जो भाग होता है वो 2 भाग होता है, एक तो होता है इंटरनल पार्ट और एक होता है एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है ना। तो बाह्य और आंतरिक भाग के अंदर हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर कौन सा भाग काम में लेते हैं और प्रोफाइलैक्सिस के अंदर हम कौन सा भाग काम में लेते हैं पौधे का। तो जनरली जो पौधा जो होता है उसके अंदर इम्यूनाइजेशन के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर पौधा होता है, पौधों को इसमें क्या किया जाता है, आंतरिक रूप से मजबूत बनाया जाता है, आंतरिक रूप से मजबूत, ठीक है ना। अगर पौधों को हम आंतरिक रूप से मजबूत बना रहे हैं, उसके जो जीनोम है उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हेर फेर करके, तो वो हमारे किसके अंदर आता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर आता है। और प्रोफाइलैक्सिस के अंदर क्या किया जाता है, तो इसका जो प्लांट होता है इसके अंदर प्लांट को क्या किया जाता है, बाहरी रूप से इसको मजबूत किया जाता है, यानी बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ हेर फेर करके उसको मजबूत किया जाता है और उसको रोग के प्रति उसमें लड़ने की क्षमता उसको विकसित की जाती है, ये होता है प्रोफाइलैक्सिस। और अगर हम पौधे के इंटरनल जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ हेर फेर कर रहे हैं तो वो हमारे किसके अंदर आता है, इम्यूनाइजेशन या रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इन 6 प्रिंसिपल में से कौन इम्यूनाइजेशन का काम करता है और 6 प्रिंसिपल में से कौन प्रोफाइलैक्सिस का काम करता है, तो वो अब हम देखते हैं। तो इसके अंदर 2 आते हैं, एक हमारा आता है इसके अंदर रेसिस्टेंट और एक आता है थेरेपी। जो रेसिस्टेंट और थेरेपी जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, तो पौधे को आंतरिक रूप से मजबूत प्रदान करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो शेष बचे हुए कौन कौन सा आ जाएगा, इरिडिकेशन आ जाएगा, एक्सक्लूशन आ जाएगा, अवॉइडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त एक आ जाएगा हमारे प्रोटेक्शन, सुरक्षा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 कारकों से हम पौधे को बाहरी रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं और इन 2 कारकों से हम पौधे को आंतरिक रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हम कई सारी प्रतिरोधी किस्मों का हम चयन करते हैं, तो वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को अंदर से विकसित करते हैं। हम बात करते हैं थेरेपी की। थेरेपी में क्या किया जाता है, तो उसको चीर फाड़ करके जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कुछ हेर फेर करके रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप की जाती है। तो ये दोनों
आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके अंदर इरिडिकेशन, ये अलग अलग हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो इनको इम्यूनाइजेशन और प्रोफाइलैक्सिस के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। 2 इसके अंदर आते हैं और 3-4 इसके अंदर आता है, ठीक है ना। अगर इनमें डिफरेंट बिटवीन भी आए तो भी हम इनको 3 पॉइंट तो आसानी से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। अब हम इसमें पर्टिकुलर एक को देखते हैं कि इरेडिकेशन किस प्रकार काम करता है, अवॉइडेंस किस प्रकार से काम करता है। तो हम स्टार्टिंग इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम इसमें पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अवॉइडेंस। अवॉइडेंस, ठीक है ना। अवॉइडेंस को हम बोलते हैं परिवर्जन। परिवर्जन आप केवल इंग्लिश टर्म याद रखना, हिंदी में हो सकता है कोई वहाँ पर अलग टर्म आ जाए या फिर हमें हिंदी वाला टर्म याद नहीं रहे तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसमें पहला प्रिंसिपल आता है हमारे अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का अगर इन शॉर्ट में आपसे 1 लाइन में बताऊं तो अवॉइडेंस को हम अवॉइड करना है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम अनदेखा करते हैं तो वो हमारे अवॉइडेंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। अवॉइडेंस किस प्रकार से करते हैं तो इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। अब अवॉइडेंस किस प्रकार से करते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, तो अवॉइडेंस के अंदर तो इसमें जो पहला जो प्रिंसिपल है वो हमारे कौन सा है, अवॉइडेंस। अवॉइडेंस को हम हिंदी में परिवर्जन के नाम से जानते हैं। अब इसमें अवॉइडेंस हम किस प्रकार से करते हैं तो अवॉइडेंस का सीधा सा अर्थ क्या होता है, अवॉइड, यानी कि अनदेखा करना, ठीक है ना। तो हम किस प्रकार से अनदेखा कर सकते हैं तो इसमें किसी भी जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं कहीं पे भी तो उसको क्रॉप का हम बुआई का समय आगे पीछे कर सकते हैं तो वो रोगजनक के संपर्क में नहीं आएगा। हम भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र को हम जो पहाड़ी क्षेत्र में जो फसल लगाई जा रही है उसको मैदानी क्षेत्र में लेकर आ सकते हैं तो उसमें जगह का अगर हेर फेर हो जाता है तो उसमें रोग लगने की संभावना कम होती है। यही क्या होता है, हमारे अवॉइडेंस होता है, ठीक है ना। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा जो भी हमारा होस्ट प्लांट होता है, होस्ट जो प्लांट होता है, होस्ट प्लांट को क्या करना, जो भी हमारा रोगजनक है, रोगजनक के संपर्क में आने से रोकना। संपर्क में आने से रोकना। जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट को रोगजनक के संपर्क में आने से रोकना क्या कहलाता है, हमारा अवॉइडेंस कहलाता है। अब अवॉइडेंस हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि जो होस्ट प्लांट है उसको जो पैथोजन है उसके कॉन्टैक्ट में आने से हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ उदाहरण हो जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं, पहला हमने क्या किया, जो हमारा जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में हम फसल लगा रहे हैं उस क्षेत्र को हमने क्या कर दिया, हेर फेर कर दिया। जैसे हम बात करें, अगर कोई डिजीज़ पहाड़ी क्षेत्र में लग रही है किसी क्रॉप के अंदर, तो पहाड़ी क्षेत्र में लगाई जाने वाली जो फसल होती है उसको हम मैदानी क्षेत्र में लेकर आ जाएंगे। तो अगर हमने भौगोलिक कंडीशन जो है, जियोग्राफिकल जो कंडीशन है क्रॉप की, उसको बदल देंगे तो वो जो रोगजनक है वो पहाड़ी क्षेत्र में रह जाएगा और हमारी फसल मैदानी क्षेत्र में आ जाएगा। तो वो उसमें डिजीज़ नहीं लग पाएगी या लगेगी तो भी कम लगेगी, जितना लगनी चाहिए थी उतने तुलनात्मक रूप से कम लगेगी, ठीक है ना। पहली कंडीशन ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसका जो सोविंग टाइम जो होता है, बुआई का जो समय है उसमें हेर फेर कर सकते हैं। तो बुआई के समय में हेर फेर करके भी हम आसानी से हमारे डिजीज़ जो उसको हम प्लांट के कांटेक्ट में आने से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम खेत का चयन हमें इस प्रकार से करना है जिसके अंदर क्या हो कि ये लाइट भी बार बार खेत के चयन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो खेत के चयन के अंदर जनरली साथियों हम जो भी हमारा फील्ड है, खेत है, उसके अंदर हम या तो अगर सॉइल बोर्न डिजीज़ है उसके अंदर वहाँ की सॉइल को हटाकर दूसरी सॉइल उसमें डाल सकते हैं। तो इस वजह इसके सहायता से भी हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो अगर किसी क्षेत्र खेत के अंदर डिजीज़ ज़्यादा लग रही है तो उस खेत में जो बोई जाने वाली फसल है उसको वहाँ से हम छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं तो उसमें भी हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम हमारे अवॉइडेंस के अंदर आता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म हमको याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी किसकी सहायता से हम अवॉइडेंस यानी कि रोगजनक के संपर्क में आने से फसल को हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ये हमारा कंप्लीट होता है। नंबर अब हम सेकंड प्रिंसिपल की बात करते हैं।
जो नंबर सेकंड जो प्रिंसिपल आता है वो आता है हमारे इसके अंदर इरिडिकेशन, इरिडिकेशन है एक्सक्लूशन, ठीक है ना। एक्सक्लूशन को हिंदी में बहिष्करण के नाम से जानते हैं, एक्सक्लूशन को हम बहिष्करण के नाम से जानते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहिष्करण में क्या किया जाता है, बहिष्करण के अंदर हम जो भी क्रॉप होती है उसके अंदर अगर रोग लग रहा है तो उसको नए क्षेत्र में जाने से, स्थापित होने से उसको रोका जाता है, वो हमारा बहिष्करण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें बहिष्करण में क्या किया जाता है, तो नए क्षेत्र में रोगजनक को स्थापित होने से रोका जाता है। नए क्षेत्र में जो रोगजनक है उसको स्थापित होने से रोका जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में अगर रोग लग रहा है तो उसको मैदानी क्षेत्र में आने से रोकना क्या कहलाता है, हमारे बहिष्करण कहलाता है। यानी कि अगर पहाड़ी क्षेत्र में अगर कोई भी रोग लग रहा है उसका मूवमेंट मैदानी क्षेत्र में प्लेन एरिया में ना हो और वो वहाँ पर आकर फसल को नुकसान ना पहुँचा पाए, इस क्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बहिष्करण करते हैं। क्या करते हैं, बहिष्करण करते हैं। अब ये जो बहिष्करण जो होता है ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो ये हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, तो एक तो बीज प्रमाणीकरण यानी कि जो सीड सर्टिफिकेट, बीज प्रमाणीकरण जो हम मार्केट से सीड परचेज करते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए, सर्टिफाइड सीड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। तो उसकी सहायता से भी हम रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। नंबर सेकंड क्या आता है इसके अंदर, नंबर सेकंड आता है क्वारंटाइन, ठीक है ना। जो ये क्वारंटाइन होता है, क्वारंटाइन जो किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये हमको याद रखना है, लैटिन भाषा का शब्द है ये। और क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, तो 40 दिन, क्या होता है 40, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है, तो क्वारंटाइन का अर्थ 40 होता है और ये लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना होता है। क्वारंटाइन को हिंदी में हम संगरोध के नाम से जानते हैं। संगरोध का अर्थ ये होता है कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में अगर कोई डिजीज़ है तो उसको वहीं पर रखा जाता है और उसको प्रतिबंध लगा दिया जाता है उसको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए, ठीक। जैसे उदाहरण की बात करें, भारत के अंदर श्रीलंका से बंची टॉप डिजीज़ आई थी, तो भारत के अंदर वर्तमान में जो केले का जो बंची टॉप डिजीज़ है, यानी कि हम श्रीलंका से भारत के अंदर केला आयात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्वारंटाइन ये लगा हुआ है, जिसको हम सेंट्रल क्वारंटाइन के नाम से जानते हैं। जो क्वारंटाइन जो होता है ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो क्वारंटाइन होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हमारे सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, और एक होता है हमारे स्टेट लेवल पर, ठीक है ना। स्टेट लेवल पर अलग होता है और सेंट्रल लेवल पर अलग होता है। तो सेंट्रल लेवल की बात करें तो ये क्या करता है, तो एक देश से दूसरे देश में किसी भी क्रॉप के और इन सभी की जांच करता है। अगर कोई भी हम प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हैं तो उसकी सबसे पहले जांच होती है और जांच होने पर अगर कोई रोग डिजीज़ का पता चलता है तो वो उसमें क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उसको वहाँ पर उस फसल को नहीं भेजा जाता, ठीक है ना। स्टेट की बात करें तो ये किसी देश के अंदर होने वाली घटना होती है जिसके अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर फसल का या फिर हम किसी भी ऑर्नामेंटल क्रॉप का या फिर हम जो भी फ्रूट ट्री होते हैं उनका अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी जाँच की जाती है। इनमें किसी प्रकार का रोग का भी साथ साथ में स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सभी हमारे स्टेट के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। सेंट्रल लेवल की बात करें तो केले का बंची टॉप, केले का जो बंची टॉप है वो कहाँ से, श्रीलंका से। वर्तमान में श्रीलंका का जो केला है, केले के अंदर एक रोग लगता है बंची टॉप जो वायरस जनित होता है, इसको भारत सरकार आयात नहीं कर सकती क्योंकि उसके ऊपर हमने क्वारंटाइन लगा रखा है, पादप संग्रह लगा रखा है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, ठीक है ना। और एक आता है स्टेट के अंदर बात करें, स्टेट के अंदर जैसे हम बात करें जो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हम केले का, जैसे हम बात करें आलू का एक रोग होता है गोल्डन निमेटोड, एक डिजीज़ होती है, उसको हम जो तमिलनाडु जो राज्य है वहाँ से उसको हम दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकते, उसके अंदर क्वारंटाइन लगा हुआ है और कौन सा वो डोमेस्टिक क्वारंटाइन हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें आलू का गोल्डन निमेटोड हो गया, इसी के साथ में एक और होता है आलू का वार्ट रोग, वार्ट डिजीज, जो ये हमारे जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का दार्जिलिंग जिला वहाँ पर होता है, वहाँ पर इसके अंदर प्रतिबंध लगा रखा है। यानी कि दार्जिलिंग जिले से या फिर वेस्ट बंगाल राज्य से किसी और राज्य के अंदर आलू को हम नहीं भेज सकते। तो ये घरेलू
लेवल पर हमारे या डोमेस्टिक लेवल पर क्वारंटाइन है और ये हमारे सेंट्रल लेवल पर क्वारंटाइन, जिसका उदाहरण बंची टॉप हो जाएगा। श्रीलंका से हम भारत में आयात नहीं कर सकते। और भारत के अंदर जो केले का जो बंची टॉप रोग आया था वो कहाँ से आया था? श्रीलंका से आया था, ये हमको पता होना चाहिए। ये होता है हमारे एक्सक्लूशन यानी कि बहिष्करण। और इसके अंदर बहिष्करण के अंदर एक शब्द आता है एम्बार्गो। ये शब्द याद रखना, एम्बार्गो। एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? तो टोटल रेस्ट्रिक्शन। एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है? तो टोटल रेस्ट्रिक्शन यानी कि पूर्ण प्रतिबंध लगा देना। एम्बार्गो का अगर वन लाइन में आपसे पूछा जाए तो वो होता है टोटल रेस्ट्रिक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता हो उसके ऊपर। तो जैसे हम बात करें जो भारत के अंदर जो बंची टॉप डिजीज़ आई थी उसके ऊपर अभी क्या लगा हुआ है? तो उसके ऊपर लगा हुआ है टोटल रेस्ट्रिक्शन यानी कि टोटल एम्बार्गो लगा हुआ है। उसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध है कि अब उसको भारत में किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं कर सकती है। बंची टॉप जो डिजीज़ है वो किसी प्रकार से एंटर नहीं कर सकती है केले के साथ में, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म है, ये भी आपको याद रखना है। क्वारंटाइन क्या होता है, एम्बार्गो क्या होता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये होता है अवॉइडेंस और ये होता है एक्सक्लूशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अगला प्रिंसिपल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल देखते हैं हम इरेडिकेशन। कौन सा? इरेडिकेशन। अगला जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे इरेडिकेशन। इरेडिकेशन में क्या होता है? तो इरेडिकेशन को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो उसको उन्मूलन के नाम से जानते हैं, इरेडिकेशन, ठीक है ना। इन जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ये डेफिनेशन साथ साथ में याद रखते चलना, क्योंकि ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। हमने जो स्टार्टिंग में हमने अवॉइडेंस देखा उसमें क्या किया था? तो उसके अंदर हमने किया था जो भी हमारा होस्ट प्लांट्स है उसको पैथोजन के कांटेक्ट में आने से हमको रोकना होता है, ठीक है ना। दूसरा हमने एक्सक्लूशन देखा यानी कि बहिष्करण, जिसमें हमने क्या किया? नए क्षेत्र में रोग स्थापित हो गया उसको दूसरे क्षेत्र में जाने से रोकना बहिष्करण कहलाता है। अब इरेडिकेशन में क्या होता है? तो इसमें रोगजनक स्थापित हो जाता है उसको वहाँ से हटाया जाता है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम डेफिनेशन देखें तो रोगजनक को स्थापित होने के बाद वहाँ से हटाना क्या कहलाता है? हमारे इरेडिकेशन, या इसको हिंदी में हम उन्मूलन के नाम से जानते हैं। रोगजनक स्थापित हो जाता है उसको वहाँ से हटाना क्या कहलाता है? हमारे इरेडिकेशन कहलाता है। और इसको हम किस माध्यम से हटा सकते हैं? तो इसको हम आईडीएम की सारी विधियाँ यूज़ में लेते हैं। यानी कि अगर हमें किसी डिजीज़ को स्थान से हटाना है तो उसके लिए हम आईडीएम की जितनी भी विधियाँ हैं उन सभी को काम में लेते हैं, जिसके अंदर भौतिक विधि काम में लेते हैं, जैविक हो गया, रासायनिक हो गया, कर्षण विधियाँ हो गया, पौध प्रतिरोध हो गया। वो सारी विधियों का उपयोग करके हम रोगजनक को एक जहाँ पर लग रहा है उसको वहाँ से हटाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? इरेडिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा प्रिंसिपल आता है वो आता है इसमें हमारे, अगला जो प्रिंसिपल आता है वो हो जाएगा इसमें हमारे रेसिस्टेंस। या इसको हम कहते हैं हिंदी में प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है पौधे के अंदर, ताकि अगर उसके ऊपर किसी डिजीज़ का अटैक हो जाता है तो उसमें स्वयं में उसमें लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध में क्या किया जाता है? तो इसके अंदर जो भी पौधा होता है पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करना क्या कहलाता है? हमारे रेसिस्टेंस कहलाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे डाउनी माल्टी कोई बीमारी हो रही है तो उसके प्रति हम पौधे के अंदर ही ऐसे गुण विकसित कर देंगे कि वो डाउनी माल्टी के प्रति स्वयं लड़ सके, उसे हम प्रतिरोधी क्षमता विकसित करना कहते हैं। और ये जो रेसिस्टेंस जो डेवलप की जाती है ये जनरली जो प्लांट होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसके अंदर हेर फेर करके ये रेसिस्टेंस डेवलप की जाती है। अब ये जो रेसिस्टेंस होती है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हम बात करते हैं
ये रेसिस्टेंस जो टर्म है ये दिया था हमारे वांडर प्लांक ने दिया था, और वांडर प्लांक को ही हम एपिडेमियोलॉजी का पिता कहते हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने जो वांडर प्लांक ने दो प्रकार की रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, एक बताया था वर्टिकल, एक बताया था हॉरिजॉन्टल। एक तो बताया था इन्होंने रेजिस्टेंस के बारे में वांडर प्लांक ने वर्टिकल रेसिस्टेंस, और एक बताया था हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। इन दोनों में भी डिफरेंट आता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। वर्टिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ऐसी प्रतिरोधी किस्म, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी प्रतिरोधी किस्म जो केवल एक बीमारी के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं, उसे हम वर्टिकल रेसिस्टेंस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ऐसी प्रतिरोधी किस्म जो एक से ज़्यादा बीमारियों के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करे, उसे हम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ पर वैरायटी लिखने वाला हूँ। जैसे हम बात करें जो बाजरा है, बाजरे की WCC75 जो वैरायटी है, जो बाजरे की जो WCC75 जो वैरायटी है वो दोनों प्रकार की वैरायटी है, यानी कि ये वर्टिकल रेसिस्टेंस का कार्य भी करती है और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का कार्य भी करती है। ये क्या होती है, तो ये जो वैरायटी है ये हमारे जो बाजरा होता है उसके अंदर जो डाउनी माल्डी जो डिजीज़ लगती है उसके प्रति भी प्रतिरोधी होती है, और साथ ही साथ में बाजरे का जो अर्गट जो डिजीज़ होती है उसके प्रति भी ये क्या होती है, प्रतिरोध होती है। तो ये हमारे दोनों प्रकार की वैरायटी दोनों रोगों के लिए काम करती है। तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के लिए काम करेगी, ठीक है ना। ये होता है हमारे रेजिस्टेंस किसके अकॉर्डिंग, वांडर प्लांक के अकॉर्डिंग। और एक होता है जेनेटिक बेसिस, यानी कि अगर आपसे पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो रेजिस्टेंस के बारे में हमको डेफिनेशन लिखनी है। दो प्रकार की वांडर प्लांक के अनुसार दो प्रकार की होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और एक होता है जेनेटिकल बेसिस। जेनेटिकल बेसिस जो हमारे ये प्रतिरोधी होती है ये चार प्रकार की होती है। एक तो होती है मोनोजेनिक हो गया, ओलिगोजेनिक, और एक हो जाएगा पॉलीजेनिक, और एक हो जाएगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेसिस्टेंस। तो ये चार प्रकार की प्रतिरोध होती है, रेसिस्टेंस होती है। किसके आधार पर, आनुवांशिक गुणों के आधार पर, जिसके अंदर आता है मोनोजेनिक रेसिस्टेंस, ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस, पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस, और एक हो जाएगी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेजिस्टेंस। मोनोजेनिक के अंदर क्या होता है, तो मोनोजेनिक के अंदर जो इसको कंट्रोल करने वाले जो जीन होते हैं वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित की जाती है प्रतिरोधिता। ओलिगोजेनिक यानी कि एक से ज़्यादा वाले, और पॉलीजेनिक के अंदर आता है कई सारे और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चार प्रकार की होती है। कई जगह इनको मोनोजेनिक, बाइजेनिक और ट्राइजेनिक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये नाम भी लिखा हुआ होता है। तो इनका नाम के आधार पर हो जाएगा। जैसे मोनोजेनिक होते हैं जिसमें एक जीन के द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है। बाइजेनिक जो हो जाती है उसमें दो जीन काम करेंगे। ट्राइजेनिक जो होगा उसके अंदर 3 जीन काम करेगा, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के अंदर 10 से ज़्यादा काम करेगा। तो ये किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस होती है, प्रतिरोधी होता है। और इसके अंदर आप कुछ किस्मों के नाम लिखना चाहो तो लिख लेना। WCC75 हो जाएगा, हमारे वीरनार हो जाएगा, विजय हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें ICP-MH 8808 हो जाएगा। तो ये कई सारी ऐसी किस्में होती है जो प्रतिरोधी किस्में होती है, ठीक है ना। जैसे अवरोधी हो जाएगा, चना का उगटा का प्रतिरोधी किस्म होती है। ICCV10 हो जाएगा। ये कई सारी किस्में होती है जो प्रतिरोधी किस्मों के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ये हमारे इरिडिकेशन और रेजिस्टेंट जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है। तो 4 प्रिंसिपल कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा, अवॉइडेंस, एक्सक्लूशन, इरिडिकेशन और एक होगा रेसिस्टेंस। उसके बाद में 2 और बचे हुए, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो प्रिंसिपल होगा वो आ जाएगा हमारे प्रोटेक्टेंट। कौन सा हो जाएगा, प्रोटेक्शन, ठीक है ना। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम सुरक्षा के नाम से जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग से चर्चा करें तो सबसे पहले हम होस्ट प्लांट को पैथोजन के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं। उसके बाद में अगर आ जाता है तो उसको हम नए क्षेत्र में फैलने से रोकते हैं। अगर नए क्षेत्र में फैल जाता है तो उसको वहाँ से हटाते हैं। हटाने के बाद में अगर वो वहाँ से हटाना तो उसके लिए हम रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करते हैं। अगर रेसिस्टेंट डेवलप वैरायटी हमने विकसित की है तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्लांट है उसको हम प्रोटेक्शन करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो सुरक्षा प्रदान में हम क्या करते हैं, तो जनरली जो भी प्लांट होता है उसमें
सोविंग से पहले कुछ ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं ताकि उसके अंदर स्वतः ही वह क्या करे, अपने अगर रोग लगता है तो अपने बचाव कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, तो प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है, तो फसल बुआई से पहले ही रोग से बचाव के उपाय करना क्या कहलाता है, हमारे प्रोटेक्शन यानी कि बचाव कहलाता है। अब यह उपाय हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो पहला तो हम कर सकते हैं जैसे हम बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट काम में ले सकते हैं। सीड को अगर हमने मार्केट से परचेज किया है तो उसके अंदर हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कि बीज उपचार कर सकते हैं। तो ये हमारे एक प्रोटेक्शन का काम हो जाएगा, फसल को बचाने का काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं मिक्स्ड क्रॉप लगा सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉप से भी क्या होगा, हमारे सुरक्षा का कार्य हो रहा है। और इसके अतिरिक्त जो भी हमारे होस्ट प्लांट होंगे, जो होस्ट प्लांट जो होते हैं, जैसे हम बात करें कई सारे डिजीज़ जो होती है वो खरपतवार पर इन पर अपना जीवन यापन पूर्ण करती है, जैसे थैलिक्ट्रम हो गया, महो बारबरी हो गया, ऐसे कुछ जो प्लांट होते हैं उनको वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, फसल को बचाने का काम करता है। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं हम, इंटरकल्चर कर सकते हैं, ड्रेनेज वाला सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, सोइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे किसके अंदर आता है, प्रोटेक्शन के अंदर आता है। यानी कि ऐसे कुछ क्रियाकलाप जो हम फसल की बुआई से पहले बीज के लिए या फिर सोयल जो हमारा फील्ड होता है उसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते हैं जिससे फसल की स्वतः सुरक्षा हो जाती है, वो सारा हमारा प्रोटेक्शन के अंदर आता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा प्रोटेक्शन। नंबर 6 की बात करें तो नंबर जो 6 जो प्रिंसिपल आता है वो आता है इसके अंदर थेरेपी के अंदर क्या किया जाता है, तो थेरेपी का अर्थ होता है उपचार करना। यानी कि उपचार में क्या किया जाता है, तो अगर रोग लग गया है और रोग लगने के बाद में उसको पुनः ठीक करना है तो उसको हम थेरेपी के नाम से जानते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, तो अगर मान लीजिए रोग लग रहा है, रोग जैसे डाउनी माल्डी रोग लग रहा है, अब डाउनी माल्डी रोग को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कुछ केमिकल का छिड़काव करेंगे या फिर जो उसको सर्जरी के माध्यम से वहाँ से हटाएंगे, तो वो हमारे थेरेपी के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो थेरेपी में क्या किया जाता है, रोग वाले भाग से रोग को हटाना। अगर किसी फसल के अंदर जो भी रोग लग रहा है, जैसे मान लीजिए जड़ पे लग रहा है, तने पे, पत्ती पे, अगर वहाँ पर लग रहा है रोग, उसको वहाँ से हटाना क्या कहलाता है, हमारा थेरेपी कहलाता है, उपचार के माध्यम से। अब ये उपचार है जो हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये जो उपचार है, थेरेपी है, ये हम हो सकता है हम इसके अंदर अलग अलग मेथड काम में ले सकते हैं। जैसे हम बात करें, पहला इसके अंदर आ जाएगा ट्री सर्जरी, ठीक है ना। अगर हम क्या करेंगे, अगर पेड़ के लग रहा है तो उसके हम सर्जरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं, तो इसके अतिरिक्त हम जो भी हमारे इरेडिकेंट यूज़ में ले सकते हैं, उनके माध्यम से भी हम थेरेपी का कार्य कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थेरेपी के अंदर हम थेरेपेटेंट काम में ले सकते हैं, प्रोटेक्टेंट काम में ले सकते हैं और इरेडिकेंट काम में ले सकते हैं। ये हमें क्या करते हैं, उपचार का काम करते हैं। यानी कि जो भी रोगी जो भाग होता है उसको वहाँ से हटाने के लिए ये कुछ काम में लिए जाने वाले कुछ क्रियाकलाप होता है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारे जो भी प्रिंसिपल हैं, 6 प्रिंसिपल वो कंप्लीट होते हैं। किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया वो मैंने आपको बता दिया। और पर्टिकुलर अगर रेजिस्टेंस के बारे में भी अलग से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट के अंदर, उसको आप ब्रीफ में आराम से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा प्रिंसिपल जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है आईडीएम का। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसके अंदर हम देखेंगे जो भी डिफरेंट आए हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक टॉपिक बचा हुआ है जो भी हमारे फंगिसाइड है उनका क्लासिफिकेशन बाकी है, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, सुबह तैयार रहना, मॉर्निंग के अंदर 5 बजे सभी तैयार रहना। उसके अंदर एक मैराथन क्लास आएगी जो लगभग 2 से 2.5 घंटे की होगी, जिसके अंदर जो भी छोटे मोटे जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।